तो जब हमें ये लगा कि भैया ये तो कैश किंग की जैसे मिलती जुलती बोतल और मिलती जुलती चीज़ें आने लग गई हैं, पहुँचे फिर हम कोर्ट की शरण में, और वहाँ से फिर एलसी अपॉइंट हुए, रेड्स हुई। तो उस रेड की इतनी न्यूज़ छपवाई अखबार में कि अगर 10 लोग थे तो 8 लोग तो डर के ही भाग गए। अगस्त 99 में मैंने अपनी मम्मा से मैंने कहा कि मुझे 2000 रुपये चाहिए। आप कहते हैं रोज़ क्लिनिक पे जो बंद पड़ा हुआ है उसे शुरू करना है। तो जब उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए, वो पहली कैपिटल थी। खूबसूरत बात यह है कि वही पूंजी थी। उसके बाद ना 1 रुपया लिया, ना बैंक से, ना परिवार से, ना किसी और से। 1600 करोड़ जो पब्लिक मीडिया में आया, 16 रुपये 160 रुपये तो है नहीं। जब वो आया आपके अकाउंट में, उस टाइम पे क्या किया सर आप? शिमला जाइए, परोंठे खाइए। पेट सफा मीन से कितना शानदार नाम, सेल्फ एक्सप्लेनरी। डॉक्टर ऑर्थो, सेल्फ एक्सप्लेनरी। रूप मंत्रा तो आयुर्वेदा के नजदीक है। सच्ची सहेली, बैडमैन गुलशन साहब मेरे दोस्त हैं अच्छे, दोस्ती में शुरू हो गया बिजनेस। हर चीज की एक वजह है। क्या देखते हैं आज के अंत पर 10,000 करोड़ का कैटेगरी, 2% भी ले गए तो मतलब कि मिरेकल कर दिया हमने। ऐसे नहीं होता। मतलब स्टार्ट किया तुमने 50,000 बोतल पर मंथ के हिसाब से और 1 लाख बोतल रोज बनाने लग गए हम। मैं जूही चावला जी को ना लेके आता। क्या हिंदुस्तान में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का मतलब यह है कि ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा है। बिकॉज आपने हर एक ब्रांड जो बिल्ड किया है उसमें प्रॉब्लम सॉल्व आप कर रहे हैं, तो उसकी कोई इंस्पिरेशन थी सर? अब परिवार में सभी लोग आके कह रहे हैं 23 साल के बच्चे को तेरी जिम्मेवारी है, तेरी जिम्मेवारी है। अरे उसे जिम्मेवारी का जेड नहीं पता। कैन आई से दिस सर, आज संजीव जनेजा ना होता, अगर उनके फादर वो सपोर्ट ना होते, मैं कैन आई से दिस कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। आज ना, मतलब मैं हर अपनी इंट्रोडक्शन में बोलता हूँ बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, बट आज जो ये गेस्ट है ना, वो मेरे लिए नहीं बट हमारे शहर में लिया। हम चंडीगढ़ में, मोहाली में आज हैं, तो चंडीगढ़ की एक रेफरेंस पॉइंट है, हमारी इंस्पिरेशन है। मैं ये कह सकता हूँ कि हम एक्चुअली एज एंटरप्रेन्योर्स की जब हम बात करते हैं, हम बड़े हुए हैं इनको देख के। संजीव जनेजा जी, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। मैं ना थोड़ा सा बिफोर दैट हम बात भी जब कर रहे थे, मेरे लिए सर बड़ा आज इमोशनल मोमेंट है। मैं आपको साफ सी बात बताता हूँ, मेरे लिए इमोशनल इसलिए है बिकॉज आप एक हमारे शहर में रेफरेंस पॉइंट रहे हैं। और मैं चंडीगढ़ की जब हम बात करते हैं, आपसे भी मैंने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि इतने साल चंडीगढ़ को, मोहाली को, पंचकुला को, ये ट्राई सिटी जब हम बोलते हैं, तो 10-20 साल पहले जब हम बड़े हो रहे थे तो बोलते थे कि ये तो रिटायर्ड वालों का शहर है, यहाँ पे रिटायर होके आ जाओ। आपने सर जो किया है, I just want to, with folded hands, thank you. And you have not only been my inspiration, but many, many people's inspiration. So thank you for doing this with us. And thank you for coming on the Journey podcast with us. Thank you for the kind praise, Simar. I'm humbled. सच अगर एक आपको बात कहूँ ना, मैं, क्योंकि आपने कितनी खूबसूरत इंट्रोडक्शन दी, मुझे नहीं पता मैं डिज़र्व करता हूँ इतनी प्रेज़ या नहीं। पर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ना वो कहते हैं आपने क्या कमाया है, तो वो सिर्फ आपने अपने बैंक बैलेंसेस क्या गेन किए हैं, कितनी प्रॉपर्टी, कितने एसेट्स बनाए हैं, वर्चुअल एसेट्स या आपने इंटेलेक्चुअल एसेट्स बनाए हैं, उन सबसे बड़ी कमाई है जब आप किसी के दिल में थोड़ी जगह बना पाएँ। और ये जो जो आपने अल्फाज कहे, मुझे पता है कि ये पूरे दिल से निकले हैं और ये चीज़ बेहद खुशी देती है। और मन चाहता है कि अपने एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे मैं ज़रूर साझा करूं। और जो मेरी लाइफ की फ़िलॉसफ़ी है, अगर उससे कोई भी एक शख्स बेनिफिटेड होता है तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ बैठना और मेरा आना थैंक जो यू है फॉर वो डूइंग दिस। मैं सर आपको इसका ना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो हुआ क्या था सर कि मैंने आपसे शेयर किया हुआ है कि भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब मेरी लाइफ चेंज कर गए थे। 2012 में भी जब मैं उनको, 2011 में जब मिला था, तो उनको मैंने पूछा था व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने बोला था फ्यूचर ऑफ इंडिया हैज़ टू बी सस्टेनेबल, हैज़ टू बी हैप्पी, इज़ व्हेन एवरी हाउस होल्ड हैज़ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एनर्जी, उसके बारे में बात की थी। एंड दैट वाज द मेन इंस्पिरेशन दैट कि मैंने अपनी पूरी लाइफ सस्टेनेबिलिटी पर डेडिकेट की, सोलर की कंपनी बनाई। एक और इंसिडेंट उन्होंने ना जाने हुए कर दिया, वो ये था कि जब उनकी डेथ हुई सर, 2015 में IIM शिलोंग में एक लेक्चर दे रहे थे और उनकी जब डेथ हुई है, वो बच्चों को एड्रेस कर रहे थे और उनकी डेथ हुई उधर। अब सर जब वो इंसिडेंट हुआ, पूरी दुनिया को पता लगा, भारत रत्न कलाम साहब की बात कर रहे, इतना उनको प्यार मिला।
एंड मुझे ना सर वो मोमेंट मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। मैं उससे पहले सर जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, आई वॉज अ वेरी रिजर्व काइंड ऑफ अ पर्सन। बट मुझे ऐसे लगा कि कलाम साहब कैसे गए हैं एट दी एज, जो एज पे थे, कि वो बच्चों को एजुकेट कर रहे थे, एजुकेशन दे रहे थे, और वो गए, वे डेथ गए। एंड मैंने स्पिरिचुअली जब देखा कि हर सेल हमारी बॉडी में, उसका काम क्या है, टू पास ऑन इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो मैंने कहा आज पर्पस स्टेटमेंट लिखते हैं। तो 2015-16 में मैंने एक पर्पस स्टेटमेंट लिखी, टू क्रिएट अ बेटर एंड अ सस्टेनेबल वर्ल्ड फॉर फ्यूचर जनरेशंस। एंड ये जो आज हम जर्नी में कर रहे हैं सर, ये वो है। उसके बीच में लास्ट 6-7 साल पे आई वॉज फॉर्चुनेट, 200-250 के ऊपर टॉक्स मैं दे चुका हूँ पूरे दुनिया में। और ये पर्पस ही आज सर ये है कि, और पर्पस ये इस पे नहीं बना, बहुत लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है सर कि नेक्स्ट 50-100 साल भारत के हैं। आज के पॉडकास्ट से कोई भी इंसान ना सर, कोई भी इंसान ये सोच लेना कि मेरे को अच्छा इंसान बनना है, मुझे भारत में रहना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, उनको सपोर्ट करना है, और एक अल्टीमेटली अच्छा इंसान बनना है। मेरा ये पॉडकास्ट का पर्पस पूरा हो गया सर। मेरे को, आज हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या प्रोफेशन की बात कर रहे हैं सर, जो 9 से 6 नौकरी कर रहा है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए सर कि एक एक आदमी जो ये देख रहा है वो ये बोले यार मेरे को ना अच्छा इंसान बनना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, हम ट्रूली कलाम साहब के विजन पे काम कर रहे हैं इसमें। तो ये हमारा सर पर्पस है द जर्नी का। एंड थैंक यू वंस अगेन टू बीइंग देयर। नहीं देखिए, कलाम साहब आप ही के इंस्पिरेशन नहीं, लाखों करोड़ों हर दुनिया के हर शख्स की इंस्पिरेशन है, और संत ऐसे ही जाते हैं। और दूसरी जो आपने बात कही, मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ सिमर, कि इतनी छोटी उम्र में, मैं तो अपनी बात भूल गया आपकी बातें सुन के, कि इतनी छोटी उम्र में इतनी गहरी और इतनी स्पिरिचुअल और इतनी अ, वज़नदार बातें जिनका एक गहरा मतलब है, जो जीवन में आपने भी कहा मोटिव, तो ज़िंदगी में आपका मोटिव क्या है वो आपकी मंजिल तय करेगा। संजीव सर, बहुत लोग आपको एक ब्रांड किंग के नाम पे भी जानते हैं ना, इतने ब्रांड्स बनाए, बट मैं सर संजीव जुनेजा को आज जानना चाहता हूँ सर। पूरी दुनिया जानना चाहती है सर, और गहरा। तो मैं सर बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बोला, इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, एक 1.0 वर्जन क्या है, 2.0 वर्जन क्या है, बट मैं संजीव जी को जानना चाहता हूँ सर। तो मैं तो 76 में बॉर्न हुआ पटियाला में, और 3 साल की थे, 79 में मेरे फैमिली शिफ्ट हो गई अम्बाला के छोटा सा एक टाउन है बलदेव नगर। मेरे फादर जीएमएस डॉक्टर थे, किराए के घर में रहते थे, फिर एक अपना मकान लिया अम्बाला में। तो मतलब कि बड़े थोड़े रिसोर्सेज थे, बट अगर खुशी के इंडेक्स में लगाएं तो शायद सबसे अमीर। तो एक बड़े अच्छे बैकग्राउंड से, बड़े अच्छे घर में आप जो देखते हैं वही आप सीखते हैं। तो एक अच्छा माहौल, जहाँ इमोशंस की कदर है, जहाँ एथिक्स की कदर है, जहाँ आप मोरली स्ट्रोंग हो रहे हैं, जहाँ पर अब फैमिली में, जैसे मेरे फादर जीएमएस डॉक्टर थे, तो परिवार में वो छोटे छोटे काम तो फैमिली के लोग करते थे बड़े मज़े से, और वो भी एक खेल था, वो काम नहीं था। तो खैर, जहाँ से आप सीखते हैं, जहाँ आप रिलेट करते हैं, तो जड़ी बूटियाँ जो बाज़ार से लानी, और फिर उसको कूटना, पीसना, उनकी वटियाँ बनाना, और फिर उनके साथ इसकी चर्चा करना। जैसे सैर पे जा रहे हैं तो इन्हीं की बातें हो रही हैं, उनकी किताबें भवकाश निघंटु, चरक संहिता, और इसकी महता, उसकी महता, और ये जब चीज़ों की बातें होती थी तो बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि उस टाइम ना इंटरनेट था, ना टीवी थे, ना कोई ऐसी बातें थी। तो ये बातें ही थी जो आपका मनोरंजन भी करती थी और आप सीखते थे। आज की मुझे लगता है मिजरी ये है कि आज आप सीखते नहीं हैं। आज चारों अब इतना अबंडेंस ऑफ नॉलेज है कि वो भी एक थ्रेट है। इतना ज़्यादा आपको चीज़ें थ्रो की जा रही हैं कि कुछ भी टिकता नहीं। तो इस तरह से चीज़ें सीखते हुए आप ज़िंदगी में आगे बढ़े। छोटे छोटे सपने, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे ख्वाब, बड़ा कुछ डिपेंड करता है कि आपके घर का माहौल क्या है। जैसे मेरे फादर और मैं, हम दोनों रोज़ सुबह पूजा इकट्ठे करते थे, तो रोज़ रामायण पढ़ा करते थे। उस समय का जो बॉलीवुड था, अगर आप सिनेमा जाते थे तो सिनेमा भी ऐसा था जिसमें इन चीज़ों, हीरो जो था, जो नायक था, वो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार था, वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो उस माहौल में जब आप पले बड़े, तो वो तब रंग ऐसा था, तो आप उस रंग में रमते गए। आपने फिल्मों की बात की, तो उस टाइम पे मतलब आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म थी?
आपका कौन-सा फ़ेवरेट एक्टर था उस टाइम पे? 85 मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। देखिए, फ़िल्में उस समय ना सिर्फ़ मनोरंजन के लिए देखी जाती थी ओके। और इतनी समझ भी नहीं थी। हुँ, हुँ, पर उस समय जो ईरा था वो अमिताभ बच्चन साहब का ईरा था। हुँ, हुँ। तो एंग्री हाँ, एंग्री यंग मैन? एंग्री एंग्री यंग मैन, हाँ, मतलब कि एक ऐसा नायक हाँ, जो रिबेल करता है, हाँ, राइट। जो गरीब है, हुँ, आप रिलेट करते हो उसके साथ। राइट, राइट, राइट। जो पैसे की परवाह नहीं कर रहा, हुँ, अपने उसूलों की परवाह कर रहा है। हुँ, तो हुँ, आप क्या उस नायक के साथ आप रिलेट कर जाते हो, आपको अपने सा लगता है हुँ, और आप उस जैसा बनना चाहते हो। हुँ। बहुत से प्रोफ़ेशनल्स भी हैं सर जो सुन रहे हैं आज का पॉडकास्ट, जो दिल्ली में है, बॉम्बे में है, बैंगलोर में, हैदराबाद में नौकरी कर रहे हैं। घर नहीं गए, 1-1 साल हो गया, 8-8 महीने हो गए। मैं एक तो ये चाह रहा हूँ सर कि आपने जैसे पेरेंट्स की बात की, फैमिली की बात की, तो एक थोड़ा इम्पोर्टेंस ऑफ मुझे सर मतलब पेरेंट्स के बारे में कुछ बताओ। मैं जानना चाहता हूँ, पिताजी को जानना चाहता हूँ बिकॉज़ मुझे मैं कैन आई से दिस सर, आज संजीव जनेजा ना होता, अगर उनके फादर वो सपोर्ट ना होते, मैं कैन आई से दिस? देखिए, आज के ज़माने में ना इतना वक़्त ही नहीं किसी के पास। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें वैसी ही चल रही हैं और सब चीज़ें हैप्पी-हैप्पी चल रहा है। हुँ, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं, हुँ, आपके एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होते हैं। तो एक बार मेरे मॉम ने मुझे बड़े ज़ोर से स्लैप रख के थप्पड़ लगा दिया और मुझे उससे एतराज़ नहीं था कि मुझे थप्पड़ क्यों लगा दिया, क्योंकि हुँ, वो हक बच्चों के माँ-बाप ने लिए हुए थे, बच्चों ने दिए हुए थे। मेरा डिसएग्रीमेंट था कि मेरा कसूर नहीं है, मेरी गलती नहीं है, आपने मुझे गलत पढ़ा है। तो मैं इतना नाराज़ हो गया कि मैं घर से भाग गया। तो घर से भाग के बच्चा कहाँ जाएगा? हुँ, सिटी पार्क था, वहाँ जाके बैठ गया। अब मेरे फ़ादर साहब पीछे से ढूँढते हुए मुझे आए और उन्होंने जब मुझे देखा, वो आके मुझ पे चिल्लाए नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, की गल मम्मी ने थप्पड़ मारता है? मैं क्या, हाँ जी, मैं गलती नहीं थी मेरी। तो उन्होंने एक लाइन कही जिसने ज़िंदगी बदल दी। कहते अच्छा, मेरे कोल जिन्नी भी चीज़ां हैगियां, मेरा स्कूटर, हुँ, मेरी टेप रिकॉर्डर, मेरा दुकान, जो भी चीज़ें हैं सारी हुँ, ले लो, सिर्फ़ मेरी माँ मुझे आके एक बार थप्पड़ लगा दे। वॉव! क्या तू ये कर सकता है? कि तू कितना खुश नसीब है कि तेरी माँ है जो तुझे थप्पड़ लगा रही है। तो समझ में आ गया कि अगला पल, वॉव! ये हम एक ऐसे बैलून पे बैठे हैं जिसमें अगला पल क्या होने वाला है हमें मालूम नहीं। तो सालों की प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना आज बेहतर कर लो, अपना आज जी लो। अगर मन है बहन को गले लगाने का, तो उठो और गले लगाओ। अगर मन है पेरेंट्स के पैर छूने का, जाइए और उनके पैर छूइए, उनके पैर दबाइए। किस बच्चे ने अपनी मदर के बालों पे चंपी की है लास्ट? स्पर्श से जो प्रेम का अनुभव होता है, एक पति और पत्नी का रिश्ता नज़दीक क्यों है? क्योंकि उसमें स्पर्श है। तो क्या स्पर्श का हक सिर्फ़ पति-पत्नी को है? वो स्पर्श, आप एक बच्चा, यंग बच्चा जब अपनी माँ के बालों में चंपी करे, उसके पैर दबाए, तो ये सिर्फ़ आज के ज़माने ने इसे थोड़ा-सा डिसग्रेस कर दिया, पर इससे खूबसूरत चीज़ नहीं है कोई। आपको कुछ भी कमाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कमा लें, बिलियंस ऑफ बिलियंस वो नहीं दे पाएँगे जो ये दे देगा। वॉव! सर आपके डैड का क्या नाम था सर? मेरे डैड डॉक्टर इंद्र कुमार जुनेजा। ओके, तो सर मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ सर, इफ़ यू आर आज कंफर्टेबल सर। आज एक आई किजिए केयर फाउंडेशन है हमारी, हुँ, मेरी सिस्टर हैं जो उन्हें रन कर रही हैं, तो उसमें कई काम होते हैं। बट बात ये कि देखिए, मुझे लगता है कि शख्स के जाने के बाद आप उसकी याद में महल बनवा दें, मंदिर बनवा दें, गुंबद हुँ, बनवा दें, हुँ, और उनके जीते जी अगर आप उन्हें एक सुख ना दे पाएँ, जो कि बहुत ही कुछ आपके लम्हे माँग रहा था, हुँ, तो कोई फ़ायदा नहीं बाद में कोई इन फ़ायदा चीज़ों को नहीं। बनाने का। वो सिर्फ़ आप अपनी ईगो सैटिस्फाई कर रहे हो, हुँ, अपना गिल्ट कम कर रहे हो। हुँ, जी, जी। पर अगर आप सच्चे मन में कोई अपना प्रेम का इज़हार करना चाहते हो और उसे जीना चाहते हो, तो यही लम्हा है। जो आपकी इंस्पिरेशन रहे, दुनिया तक पहुँचे सर, हुँ, आयुर्वेद डॉक्टर उस टाइम पे, हुँ, थोड़ा मेरे को उनकी जर्नी बताना सर, हुँ। क्या थी, क्या जर्नी थी? मेरे पिताजी स्कॉलर बच्चे थे, मतलब कि उन्होंने इंजीनियरिंग में टॉप किया था और बट मेरे उन्हें
उन्हें बाहर जाना था पढ़ने के लिए, उनका एडमिशन हो गया था, बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, पर पैसे नहीं थे उनके पास, बाहर जाने के पैसे नहीं थे। और दूसरी बात, मेरे दादाजी ने बोल दिया था कि तू इत्थे रह साढ़े कोल, तो दौड़ना क्यों चाहना है। तो इस टाइप से मतलब बातें हुई कि आप घर की जिम्मेवारी लो, क्योंकि इतने घर के जिम्मेवारियां हैं। तो दूसरा देखिए, अब जब भी आते हैं संयोग से आते हैं। आज मैं यहाँ हूँ, अगर वो मेडिकल में गए होते तो मैं यहाँ ना होता। करेक्ट करेक्ट, वही हाँ समझना जी। चाह रहा हूँ सर मैं, वो बेस। तो वहाँ उन्होंने फिर, क्योंकि हमारे पास मेरे दादाजी जो है वो वैद थे पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ, पीछे से पिछोकड़ सरगोदा से। पाकिस्तान। हाँ ओके जी, ओके ओके, ठीक है। सरगोदा से। तो किताबों में कुछ नुस्खे लिखे हुए थे, तो वो देते थे, बट उसके चार्ज नहीं लेते थे। वो कुछ ऐसा ज़माना था कि उनके कुछ लिया नहीं जाता था, सिर्फ हुद्दे अपने बांट दिए जाते थे, और ऐसा कहा जाता था कि अगर आपने पैसे ले लिए तो काम नहीं करेगा। इस तरह से मतलब कि आपकी मान्यताएं थी। तो उन्होंने फिर इसके लिए पढ़ाई की। उन्होंने ग्रेजुएशन किया आयुर्वेदिक मेडिकल में, जीएमएस किया, और जीएमएस के बाद उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। बट क्या है कि एक आम आदमी ना, वो बड़ा साधारण तरीके से, यानी मेरे जितने की उनकी मेडिसिन थी, परमानेंट उनका ये था कि मैंने इसके ऊपर इतना चार्ज करना है, उतनी को मेडिसिन दिया करते थे। बाकी खर्चे दुनिया भर के खर्चे होते थे, तो बहुत पैसा बचा नहीं पाए कभी। हालांकि उनका नाम बड़ा था, लाइनें लगा करती थी, पर वो पैसा नहीं कभी बचा पाए। आयुर्वेद क्या है, ये ओवर द नाइट नहीं काम करता, तो इसके लिए लंबे ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं। कुछ ओवर द नाइट वाले भी हैं, ऐसा नहीं कि ओवर द नाइट बिल्कुल ही नहीं करता, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ ओवर द नाइट भी रिजल्ट आते हैं, और पेट सफा है, ओवर द नाइट रिजल्ट आता है। आप भी इन्वॉल्व थे सर उस टाइम पे? मतलब आपने अपनी स्कूलिंग खत्म की, फिर आपने ग्रेजुएशन भी वहीं से की सर, अम्बाला से? उधर ही? अम्बाला से तो की। क्या आपने किस में पढ़ाई की सर, हाँ ग्रेजुएशन जी, वगैरह? मैंने पहले +1 +2 तो मैंने मेडिकल से किया। मेडिकल। हाँ जी, उसके बाद मेरा गौड़ ब्राह्मण में एडमिशन हुआ, बट मैंने ड्रॉप किया उसे। ओके। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था वो। रियली? हाँ जी, क्योंकि आपने अगर इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की हुई। अगर मैं वहाँ जाता, हाँ तो ये जीवन कैसे जीता। हाँ हाँ। तो मैंने फिर अपना ग्रेजुएशन किया अम्बाला डीएवी कॉलेज से। हाँ, और तो किस में ग्रेजुएशन आपने किया मैंने सर? ह्यूमैनिटी में ग्रेजुएशन, ह्यूमैनिटी में किया, बट आपने +1 +2 मेडिकल में। मेडिकल से तो किया। कभी आप सोचते सर, अगर आप डॉक्टर हाँ बन जी, जाते और एमबीबीएस और बिल्कुल मुझे था, वो प्रैक्टिस कर रहा होता फिर मैं। हम्म, आप उसके बाद आपने अपने को लिमिट कर लिया। हम्म, तो मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में आपने बात नहीं की हुई ज़्यादा। सवाल अगर नया होगा तो जवाब नया होगा। जरूर सर। तो एक चीज़ मैं आपको और यहाँ मेंशन करता हूँ, क्योंकि आप मुझे वो पुराने दौर में ले गए हैं वापस। तो सूचना का एक उस टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग माध्यम था इश्तिहार, कि अब इश्तिहार बांटें। अब इश्तिहार कहाँ बांटे जाते हैं, वहाँ तो आपके जो सूबे के लोग हैं वो तो आपको जानते हैं। तो पहले मेलों का चलन था, मेला लगा करते थे, तो मेले में क्या आसपास गांव के लोग आते थे, तो किसी को लेबर को इश्तिहार दे दी कि आप इश्तिहार बांटो, और लेबर क्या करती थी, पैसे ले लेती थी, उसको फेंक देती थी। तो 8-9 साल की उम्र में मैंने मेले में खड़े होकर इश्तिहार बांटे हुए हैं। तो आपको संवाद शुरू हो गया। एक 8 साल का बच्चा 50 साल के आदमी की आंखों को देख के बता सकता है कि वो आपका इश्तिहार पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। पकड़ेगा तो कितनी दूर जाके फेंकेगा, पकड़ेगा तो क्या वो जेब में डालेगा। आप आंखें देख के बता सकते हो। आपने वहां पर आपकी ग्रूमिंग शुरू होगी, वहां पर आपकी एजुकेशन शुरू होगी, जो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। आपका संवाद शुरू हो गया। लवली सर, लवली। दूसरी चीज है कि आप इश्तिहार चिपका सकते हो दीवार पे। तो इश्तिहार कैसे चिपकाया जाए, अगर लोग इधर से आते हैं तो इस साइड इश्तिहार चिपकाने का फायदा है, इधर चिपकाने का फायदा नहीं है, क्योंकि लोग तो अगर इधर से निकलेंगे और इस साइड है तो वो तो उसको देखेंगे नहीं। तो छोटी छोटी चीजें आपको एलोकेशन समझ में आनी शुरू होगी। इश्तिहार में अगर आपने पूरी कहानी लिखी हुई है तो उसमें कुछ दिखेगा नहीं। उस इश्तिहार में आप क्या पढ़ाना चाहते हो उसे बड़ा लिखो। 9-10 साल में आपको समझ में आना शुरू होगा कि सूचना कैसे पहुंचाई जाए। ट्रायल तब होगा जब सूचना पहुंचेगी, राइट। टेस्ट तब होगा जब ट्रायल होगा, ट्रस्ट तब होगा जब टेस्ट होगा। तो ये डॉट से डॉट मिलता है तो आपकी जो है सही पिक्चर आती है। आपने डॉट्स की बात की, तो स्टीव जॉब्स का ना बड़ा फेमस कोट है, वो कहते हैं कि व्हेन यू लुक फॉरवर्ड द डॉट्स नेवर कनेक्ट, द डॉट्स ऑलवेज कनेक्ट व्हेन यू, जब आप पीछे देखते हैं फिर कनेक्ट होते हैं कि अच्छा है डॉट्स कनेक्ट होंगे। तो +1 +2 में आप मेडिकल लेते हैं, फिर उसके बाद
आप ड्रॉप करके फिर आप ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज़ में करते हैं। तो जब आप ह्यूमैनिटीज़ में पास आउट हुए, यूर व्हाट 94 95 उस टाइम पे? हाँ, 94, 95, 94 यस। 95 में आप, तो आज जब आप डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऑलमोस्ट 25 साल 30 साल होने जा रहे हैं, तो आपको लगता है सर जो ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई थी तो उसमें कुछ डॉट्स कनेक्ट होते हैं सर ह्यूमैनिटीज़, जो आपने वो 3 साल लगाए ग्रेजुएशन की, कुछ उस टाइम पे सर आपने कुछ पिक किया हो जो आज जो आपको आगे बहुत सफल हुआ हो? बिकॉज़ बहुत लोग ना सर आज डॉ कितने यंगस्टर सुन रहे होंगे जो आगे का नहीं देख पा रहे, जो प्रोसेस में है, बिकॉज़ प्रोसेस को एन्जॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या वो कुछ थे सर 2-3 चीज़ें जो आपने वो 3 साल में आपको लगा कि हाँ, बाद में जाके आपके काम आए सर? एजुकेशन का एक स्क्वीज़्ड डेफिनेशन है, हुँ, हुँ, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ़ वो नहीं जो स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, जो किताबों में आप पढ़ रहे हैं। एजुकेशन वो भी है, हर चीज़ एक एजुकेशन है, हुँ, हर चीज़ आपको सिखाती है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, कम्युनिकेट करना, बात सुनना, बात कहना, बात समझना, बात समझाना, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जब आपको ये समझ में आने लग जाता है, तो आप ज़िंदगी में कुछ समझने लगते हैं। लाइफ़ इज़ नॉट ऑल द टाइम 2 + 2 4। ज़िंदगी कुछ आपको सरप्राइज़ भी करती है। आपने सर मुझे एक बार बोला था और मैं मतलब मैं विजुअलाइज़ भी नहीं कर पाया था। आपने बोला था कि सर वो पता है मैं उस टाइम का हूँ इंसान जिसकी पॉकेट मनी 50 पैसे से ₹1 होती थी एक टाइम पे। हुँ, एंड जब आपने मुझे बोली बात, मैंने कहा मैं सर रिलेट भी नहीं कर पा रहा, मतलब हुँ, 50 पैसे ₹1 मतलब अ, सर क्या वो टाइम हुँ। था? मतलब वो आप पॉकेट मनी या क्या करते थे? मतलब 50 पैसे ₹1 जो आपको मिलते थे, आप कहाँ इन्वेस्ट करते थे, कहाँ खर्चे लेते थे? मतलब क्या करते थे उसका ₹1 का, 50 पैसे का? मैं तो विजुअलाइज़ भी नहीं कर पा रहा। देखिए, हमारी क्या, बच्चों को पॉकेट मनी देने की एक चलन था। अ, जनरली आपको ना स्कूल में जब जाते हैं तो अठन्नी, जैसे मैं छोटा था तो एक 50 पैसे दिए जाते थे, तो अठन्नी बोलते थे उसे। 50 पैसे आपके पॉकेट में। और मुझे ना खुद पे खर्च करना कभी अ, ऐसा लगा नहीं कि खुद पे खर्च करना है। जब मैं अपने पेरेंट्स को पैसा बचाते हुए देखता हूँ, तो मुझे कभी इतना करेज ही नहीं हुआ कि मैं खुद पे खर्च करूँ। तो मैं चुपके से अपनी पॉकेट में ही रखता था, और ज़्यादा होते थे, घर में आके उसे एक गुल्लक में रखा करता था। तो पहले तो शुरुआती चलन में ये था, फिर थोड़ा मैं बड़ा हुआ। फिर मैंने, अगर मैं आज अगर आप संजीव जुनेजा के बारे में पढ़ें, तो आज आई एम अ गुड इन्वेस्टर। मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ, कई अलग-अलग डायमेंशंस में इन्वेस्ट करता हूँ। पर अगर आप पूछें कि संजीव आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट क्या रहा? तो मैंने उन अठन्नियों से जो खरीदा, वो आज मैं बिलियन से नहीं खरीद सकता। क्योंकि जब मैं स्कूल में थोड़ा बड़ा हुआ, 8वीं 9वीं क्लास में हुआ, तो ₹1 मिलने लग गया था हमें। तो अब पैसे तो पॉकेट में ही थे। तो घर का जब सामान लेने आप जा रहे हैं, तो घर में मान लो मम्मी ने कहा कि जाओ बाज़ार से आप प्याज़ ले आओ, आलू ले आओ, या कोई सब्ज़ी ले आओ। अब मान लीजिए अगर वो ₹6 किलो का उसका भाव है, तो मैं ₹2 अपने डालता था, घर से ₹4 लेता था, वो बोलता था कि ये ₹4 किलो में मुझे मिली है। और वो घर से वो जब, क्योंकि जो घर के रोज़ बाहर से वो हाँ, सब्ज़ी वाला जा रहा है, उन्हें बता हाँ, रहा है कि ₹6 ₹7 की, उन्हें लगता है कि यार ये तो ₹4 की ले आया, और इतनी वॉव! क्वालिटी भी इतनी खूबसूरत। तो जो उनके चेहरे पे स्माइल आती थी, जो उनके चेहरे पे खुशी आती थी, वो खुशी आप खरीद नहीं सकते। सर ये तो आपने तो बेसिकली हैप्पीनेस पे इन्वेस्ट कर दिया। इसकी तो हाँ, रिटर्न इन्फिनाइट रिटर्न है इस चीज़ की। एब्सोल्युटली। सर 94 से जब आपने ग्रेजुएशन ख़त्म की 95 में, आपने क्या किया उसके बाद सर 95 टू वो 3-4 साल के आगे 99 तक? एक्चुअली जो ग्रेजुएशन 95-96 में ख़त्म हुआ, हुँ, तो उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया। अच्छा हाँ ओके। जी। वो किस में तो किया सर? पोस्ट ग्रेड मैंने इंग्लिश में किया था। ओके, हाँ जी। ओके, ओके। तो मैंने पोस्ट ग्रेड किया। उसके बाद मेरा सबसे जो खूबसूरत बात रही, वो ये कि मैंने अपने पापा को जॉइन किया। मैं उनके साथ बैठने लगा, उनकी डीलिंग देखने लगा। तो वो मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ा मैं फॉर्च्यूनेट था कि मैं उनके सानिध्य में और अधिक रहने लगा। घर में तो था ही,
मैं उनके क्लिनिक पे भी उनके साथ रहने लगा। तो आपका क्या रोल था सर, मतलब उनके पास, डॉक्टर साहब के मैं पास, मैं पिताजी के पास? मैं तो उनका असिस्टेंट था। ओके, ओके। तो वो कभी इंट्रोड्यूस भी नहीं कराते थे कि मेरा बेटा है ऐसा कह हाँ, के। हाँ, मैं तो हाँ। असिस्टेंट था। बट वो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना? मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब उनकी एक डीलिंग को बेसिकली ऑब्जर्व कर दैट रहा हूँ। इज़ इक्विवेलेंट टू एन एमबीए, बेसिकली जो आज एमबीए बोलते हैं वो बिगर देन एमबीए हो गया वो बेसिकली। ये चीज़ें ऐसी हैं, मैं व्यूअर्स को भी बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये संजीव जी ने बात नहीं की इसके बारे में, एंड आई वांटेड टू कवर दैट, राइट? एवरीबडी व्हेन people talk about you, about whether it is Kesh King or Pet Safa, that is all good, right? And you've achieved that in the world, but what has led you to that? देखिए, हर आदमी की ज़िंदगी ना कुछ छोटी-छोटी इंसिडेंट ऐसी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी जी, को चेंज कर जी, देती हैं। जी। बट देखिए, वक़्त एक सा नहीं रहता और 99 में एक इंसिडेंट हुआ दिसंबर 98 में। दिसंबर 98 में वो अपने स्कूटर से ना वो स्लिप हुए तो उनका एक बाजू में फ्रैक्चर हो गया, दिसंबर 98। दिसंबर 98 में। तो उसके बाद उनको वहाँ पे एक रॉड डली अम्बाला से, एक डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक से। वो थोड़ा कार्डिक पेशेंट थे, दिल थोड़ा उनका कमज़ोर था। तो हम घबराए हुए थे कि ये चीज़ें ठीक से हो जाएँ, सर्जरी थोड़ी टफ है। तो उसके बाद क्या वो ब्लॉक होगी, तो ऐसे एक्सरसाइज करते थे कि अपने बाजू को पूरा मूवमेंट देने के लिए फिजियो ने बोला था। तो मैं रोज़ चेक करता था कितना ठीक हो रहे हैं। तो एक दिन लगा कि हाँ बिल्कुल ठीक हो गए, काफ़ी फ़र्क पड़ गया। तो अप्रैल 99 में मैंने अपने घर में बात की कि मैं इसका शुक्राना करने के लिए हम एक बार वैष्णो देवी जाना चाहते हैं। तो जब मैं वापस घर आता हूँ 11 अप्रैल को, मेरी उनसे बात होती है पठानकोट से, वापस मैं आ गए वापस हो। आते हुए। तो मुझे उनकी आवाज़ में थोड़ा-सा वो ठीक नहीं लगे, मुझे लगा कि कुछ चीज़ मुझसे छुपाई जा रही है। तो घर पहुँचता हूँ तो पता चलता है कि योर फादर इज़ नो मोर, ही पास्ड अवे। एक झटके में, एक सेकंड में, और कितनी सारी फीलिंग्स एक साथ होती हैं। एक बार तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अब कोई वजह ही नहीं बची जीने की। दूसरे सेकंड में लगता है कि आपके जीवन का जो सबसे बड़ा डर था, आपका डर ही खत्म हो गया। अब आपकी ज़िंदगी में कोई खौफ नहीं है, अब तुम्हारी ज़िंदगी बेखौफ हो गई है। तो धीरे-धीरे फिर ये समझ में आया कि आप खुद को कितना भी टॉर्चर कर लें, कितनी भी यातना दे लें, पहली बात तो ये चीज़ आपके बस में नहीं थी। दूसरी चीज़ कि जो बाकी आपकी ज़िम्मेवारियाँ हैं, पलायनवादिता नहीं होनी चाहिए, आप उससे भाग नहीं सकते। तो बहुत बातें बड़ा एक ऐसी जर्नी है जी। कि साहब के जब भी आप याद करें तो बड़ा पेन मम्मी का होता है। क्या नाम? हाँ, माय मॉम इज़ श्रीमती उषा जुनेजा, उषा जी। और हमारी इतनी खूबसूरत दोस्ती है कि हम चाय भी इकट्ठी पीते हैं और बियर भी इकट्ठे पीते हैं। वाओ, स्वैग है उनमें पूरा। उन्हीं की वजह से चीज़ें रुक गई, नहीं तो आदमी हौसला हार जाता है ना, तो जो ढहती दीवार है वो हाथ लगाती ढह जाएगी। ढहती दीवार को तो सहारा चाहिए। तो उन्होंने एक हाथ का सहारा ही ऐसा उन्हें एक सहारा दिया, तो आप थम गए, रुक गए। क्या टाइम था सर वो, 99 से 2003? क्या प्रैक्टिस का क्या बना उस टाइम पे? मैं सर आपको हाँ जी, मैं ना आपको अपनी वहाँ तक मैं लेके बस इसलिए वहाँ जा रहा से, हूँ कि हाँ मुझे जी। पता है, एंड मुझे ये भी पता है सर आप मुझे बहुत प्यार करते हो, और मैं आपको वहाँ इसलिए लेके जा रहा हूँ सर बिकॉज ये जो वर्जन है सर, मैं ये आपका बताना चाहता हूँ सर, ये मुझे पता है वर्जन, मुझे पता है सर व्हाट पीपल सी। एक और भी चीज़ है ना सर, पीपल सिर्फ आजकल क्या है सक्सेस देखते हैं, सोशल मीडिया में क्या है, वो सिर्फ सोचते हो देखो यार केश किंग बना दिया, इतने में बेच दिया, पिट्सा, उसके पीछे की जर्नी कोई नहीं देखता। मैं एक आपको बात ऐसी बताना चाहता हूँ जहाँ से आपकी ऑडियंस कुछ सीख सर ले पाए प्लीज़। और रिलेट कर पाए। मैं जीवन में पहला शख्स तो हूँ नहीं कि जिसके साथ कुदरत ने कुछ ऐसा किया। तो 2 बातें। पहली बात ये, किस तर्क ने, किस लॉजिक ने मुझे सहारा दिया, वो ये, दुनिया में सबने समझा लिया, किसी चीज़ ने सहारा नहीं दिया। पर जब अपने मन से पूछा, मेरे मन ने कहा कि संजीव, आपके फादर जो आपके साथ थे, आज आपके साथ नहीं है। आज उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो तकलीफ से परे हैं। ठीक है। तकलीफ तुझे है, तो क्या तू इतना सेल्फिश है कि अपनी तकलीफ के लिए हार मान जाएगा? वो तकलीफ में रहते वो मुश्किल था, और जो तकलीफ में नहीं है ये मुश्किल है। तो मेरे मन ने कहा वो तकलीफ में नहीं है, ये स्वीकार करना ज़्यादा आसान है,
क्योंकि घर में वैष्णो दरबार ना जाता और मैं होता और मेरी आंख के सामने होता तो उनकी तकलीफ को शायद मैं बर्दाश्त न कर पाता। रिश्तों का महत्व उसे पता है जिसने उन्हें खोया है। जिसने खोया नहीं वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। हम ना देखते हैं कि अरे वाह, अच्छा उसने बेंटली ले ली, वो रोलेक्स तो 1 करोड़ की है, अच्छा वो लुई विटॉन इन्होंने क्या बैग 10 लाख का बैग है ये तो लगता है कि हम बड़े खुश नसीब हैं और कुदरत जो मेहरबान है इस पे। कितना महंगा चश्मा ले लो, आंख की थोड़ी सी धुंधलाहट आ जाए तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई आदमी गहरे मन से बैठ के सोचे, जिसको देख के वो एनवी कर रहा है, जेलसी कर रहा है कि हाँ मेरे हाथ पे वो घड़ी होती, तो कम से कम ये अगर आप अरदास करो कि मेरे पास हाथ है, फंक्शन कर रहा है, इससे बड़ी अमीरी क्या है? इसका सौदा करके दिखाओ, इससे बड़ी अमीरी है क्या? ईश्वर ने आपको माला माल करके भेजा है और दुनिया की हर बेशकीमती चीज मुफ्त में है। घास से बड़ा मखमल का गद्दा दुनिया का कोई आपका अच्छे से अच्छा बेडरूम पे अच्छे से अच्छा बेड के ऊपर अच्छे से अच्छा मैट्रेस हो, जो वो मखमली घास आपको सुकून देगी, जो उगते ढलते सूरज की रोशनी आपको खूब प्रकाश देगी, जो चांद आपको शीतलता देगा। अपने अंदर यात्रा जब करेंगे तब जानेंगे। वाह सर, 99 से 2003 तक अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक पिताजी काम कर रहे थे, मतलब उनके क्लिनिक से ही कैश फ्लो आ रहा था। तो वो फिर कैसे हुआ सर? यू टुक ओवर द क्लिनिक कि कैसे हुआ सर? फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, फिर 2008 पे हाँ नहीं आएंगे बिल्कुल सर। सर। हाँ सर। सो 99 में जब फादर गए तो देखिए अप्रैल में वो गए तो बिल्कुल जीरो, नम, पता ही नहीं अप्रैल क्या हो रहा है। हाँ, 1999। पता ही नहीं क्या हो रहा है। अब परिवार में सभी लोग आके कह रहे हैं 23 साल के बच्चे को तेरी जिम्मेवारी है, तेरी जिम्मेवारी है। अरे उसे जिम्मेवारी का जेड नहीं पता। तो आप बिल्कुल शून्य में हो और आपको बताया जा रहा है कि आपने करना है, आपने करना है। तो इवेंचुअली अब इतना आपके पास है भी नहीं, क्योंकि कल आपने आपका लाइफस्टाइल में तो कुछ नहीं है, बट आपने खाना तो खाना ही है। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बिल तो आपने देना ही है। जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो तो आपको उसे तो आपको अफोर्ड करना ही है। तो अगस्त 99 में ये फेरी टेल लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई कहानी किसी ने लिखी हो, पर ये सच है कि अगस्त 99 में मैंने अपनी मम्मा से मैंने कहा कि मुझे 2000 रुपये चाहिए। आप कहते हैं रोज़ क्लिनिक पे जो बंद पड़ा हुआ है उसे शुरू करना है। तो मेरे डॉक्टर हैं, दोस्त हैं, डॉक्टर अजय, मैंने उनसे बात की है, प्रैक्टिस करेंगे वो। और मेरे फादर की जो उनकी क्लाइंटेज है, जो पेशेंट्स जो हमारी मेडिसिन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनका एक फिक्स परसेंटेज मैं उन्हें दूंगा। बट उससे पहले क्लिनिक के पंखे चलाने हैं, सारी चीज़ें करनी है, मुझे 2000 रुपये दीजिए। तो जब उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए, वो पहली कैपिटल थी, पहली पूंजी थी। एंड सिमर, खूबसूरत बात यह है कि वही पूंजी थी, उसके बाद ना 1 रुपया लिया, न बैंक से, न परिवार से, न किसी और से। उसी का रोटेशन चला। अगस्त 99, 2000 रुपीज़ स्टार्ट हुए क्लिनिक और प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। इश्तिहार आते थे मुझे, कुछ इश्तिहार छपवाए, अखबार में डलवाए। कम्युनिकेशन और संवाद मुझे आता था, लोगों को समझ में आया, लोग आने शुरू हुए, काम बढ़ने लगा, वहाँ से पैसा आने लगा। कुछ और डॉक्टर्स हायर किए, कहीं और जगह वो वाला पैटर्न स्टार्ट किया, जो है हमारा रॉयल्टी सेट की, मेडिसिन और अपने नुस्खे उनसे शेयर किए। वो जिसे टेक नॉलेज आप बोलते हैं, वो डेप्थ नॉलेज उन्हें दी गई। आईपी हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो हाँ, गया। उनको आईपी दिया गया कि ठीक है आप इन्हें यूज़। ज़बरदस्त, मतलब कि ऐसे लगा कि लाइनें लगने लगी क्लिनिक के बाहर। तो ये दवाइयाँ बिजनेस मॉडल ये था, जब आपने अगस्त 99 में आया, मम्मी से 2000 लिए, तो जो दवाइयाँ बनी हुई थी ऑलरेडी, ये उसी की आपने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की, मतलब हाँ, जो वो डॉक्टर्स तो को बनी हुई थी। आयुर्वेद में। हाँ, डॉक्टर को बुलाया कि ये मेडिसिन है। हाँ और ये उनकी क्लाइंटेज है। पहला तो ये था कि ये क्लाइंटेज है, ये आएंगे लोग, हाँ। क्लिनिक खुलेगा तो आएंगे। हाँ हाँ तो आप जो उनसे चार्ज लीजिएगा, ये लिखे हुए हैं इतने पैसे देने हैं, हाँ, उसमें इतना मेरा है, इतना ठीक आपका है। ठीक है, मतलब सेट क्लाइंटल है, सेट क्लाइंटल है। जो मतलब और डॉक्टर उसके साहब बाद के उसे आएंगे। बढ़ाया गया, वाह उसके बाद उसे बढ़ाया गया, वाह। इश्तिहार दिए गए,
अलग अलग, कोई यमुनानगर में, कोई कुरुक्षेत्र में, कोई रोहतक में, कोई पटियाला में। तो इस तरह से कई जगह क्लिनिक का सेटअप, बस मुझे फ्रेंचाइजी दी गई। वाओ! तो और आपने अच्छा, फ्रेंचाइज़ अब सबसे खूबसूरत बात, हुँ। चीज़ें बड़ी खूबसूरत चल रही हैं, क्लिनिक बड़े खूबसूरत चल रहे हैं, पैसा भी खूब कमाया जा रहा है। और एक ना गोल बनाया मैंने कि एक नंबर है कि जिस दिन ये नंबर अचीव हो जाएगा ना, उसके बाद मुझे ये काम नहीं करना, मुझे यानी ये सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा और लिमिटेड है कि आपका कनेक्ट एक कंज्यूमर तक है। कितने डॉक्टर कर लूँगा, 5, 10, 20? मुझे लगा कि एक बार अपने लाइफ को सिक्योर कर लूँ, सुरक्षित कर लूँ और उसके बाद ये काम नहीं करूँगा। लोग अपनी ज़िंदगी में गोल जो हैं, गोल पोस्ट चेंज करते हैं। और एक चीज़ जो कॉम्प्लीमेंट मैं अपने आप को देना चाहता हूँ, वो ये कि मैंने गोल पोस्ट नहीं चेंज किया। 17 अक्टूबर 2003 मैं ऑफिशियली रिटायर्ड हो गया। मैंने क्लिनिक बंद कर दिया। मैंने डॉक्टर्स को बोला कि ठीक है, आप लोग इसको जारी रखिए और आपको मेरी ओर से अब कोई समर्थन नहीं है और मेरी ओर से कोई अब वो नहीं है, आप लोग इसे कीजिए। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ा मानते हैं। मैंने रिश्ते बड़ी खूबसूरती से निभाए हैं और दोस्ती मेरी हमेशा रहती है सभी से, बड़ी इज्जत करते हैं आज भी। तो इस बीच में एक बहुत बड़ी इंसिडेंट, मिलेनियम इंसिडेंट तो हम मिस कर गए कि सारा मैम 2000 की की बात तो हो गई कि जो या 2000 रुपए लिए या और जो 2000 में मिलेनियम में जो मिलेनियम मैरिज हुई हमारी। सारा मैम को कैसे भूल सकते हैं यार? सारा मैम को तो मतलब अभी दिवीसा भी आएगा, सारा कुछ आएगा, उसकी कॉर्पोरेशन आएगी, बट सारा मैम के बारे में 2000 तो बताना ही बताना है सर, वो बातें तो करनी है हमको अभी। सेरा तो किसी एक के बनता है, किस्मत किसी एक और की होती है। तो मुझे लगता है कि 2000 में जब मेरी मैरिज हुई, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लक्ष्मी का पैर पड़ना, कि जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भार्य है, जो पत्नी है, उसका आपके साथ जुड़ते ही आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। 2000 में जैसे ही मेरी मैरिज हुई, तो आप तो देखिए कि जैसे पंख लग गए। हर चीज़ जो है फर्स्ट क्लास होने लगी। तो जब 17 अक्टूबर 2003 को डिक्लेयर किया गया कि संजीव जुनेजा ने कहा कि भैया शिमला में जाके परोंठे खाने हैं और नया काम सोचेंगे। इस काम में अभी जो है इसमें स्केलेबिलिटी नहीं लगती, इसमें स्केल की पॉसिबिलिटी कम लगती है, स्केलेबल नहीं है उतना। तो पूरे घर में तो भूचाल ही आ गया। और इवन मेरे दोस्तों ने कहा, ये बड़ा अच्छा फ्रेज है, कहते तू रब नू वट्टे क्यों मारना है? क्यों हूँ तो सेट कहते होया हूँ तो काम। सारा वधिया चल रहा है। हाँ, अब छोड़ रहा है हाँ। बंदा, है ना? तो एक, मैं ना हमेशा जब भी कोई फैसला लेना होता है, मैं आंख बंद करके फैसला लेता हूँ। हम्म, हम्म, खुली आंखों से ना बहुत लोग हैं आपको हम्म, साथ, जिनके बीच में आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आंख बंद करके आप अपने अंदर यात्रा शुरू करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले हमेशा आंख बंद करके लिए हैं। जब आपको कुछ नहीं आता था तब आपने इतना कुछ किया, और आज जब आपको कुछ तो मालूमात है तो आप कुछ कर लोगे। तो फॉलो योर ड्रीम। आप अपनी लाइफ सिक्योर कर चुके हो। अब आपके सामने ये चैलेंज नहीं है कि मैंने जिंदगी में कैसे आगे चलना है। मैं अनाउंस तो कर चुका था, पर मेरे दोस्त थे और वो बातचीत करते तो थोड़ा बहुत, फिर भी हमें पैसा तो दे ही रहे थे, चला रहे थे, सक्सेसफुल थे। तो मतलब आपको क्या रॉयल्टी दे रहे थे कि आपने रॉयल्टी दे रहे बेच थे। दिया था, मतलब नहीं, बिजनेस? उनको मैंने दे दिया था बिजनेस। वेन्यू से दे दिया था, मतलब कि जो दवाइयाँ थी, आईपी थी, मतलब टेक्निक उनको मैं शेयर कर ही चुका हूँ। अच्छा वो शेयर तो कर ऐसा दिए। तो है नहीं कि उसके एग्रीमेंट्स तो होते नहीं थे। अच्छा, मतलब वर्बल आपने बता दी कैसे बना लो, ठीक ऐसे है। बना लो, बट उन्होंने डिड दे खुद ही गिव मनी बनाए टू यू, हैं। मतलब कैसे? बट उसके बाद जो हाँ। पुरानी क्लाइंटें जब तक आ रही थी वो आपको पैसा दे रहे थे। पैसा दे रहे, ओके ओके। तो जब नई क्लाइंटें जो उनके एफर्ट्स शुरू हुए तो उन्होंने ठीक है। आपको कुछ ने दिए, कुछ ने नहीं दिए, ठीक हर एक की मर्जी। ठीक है, ठीक है। बट बट 2003 यू डिसाइडेड दिस। 2003 में डिसाइड किया। तो उसके बाद आपका फार्मेसी का लाइसेंस लिया गया, थर्ड पार्टी किसी से दवाई बनाई गई, अपने घर में एक कमरे में एक दफ्तर बनाया गया। अब ज्ञान तो इतना ही था कि समझ में आया कि ये कैप्सूल बनाया है रॉयल कैप्सूल है, जनरल डेबिलिटी के लिए। और अब बाजार में जाओगे, अब बाजार को दोगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट इतनी आई है, आपने इस पे इतना मार्जिन रखा है, इसकी इतनी एमआरपी है, तो दुकानदार ले लेगा। सिंपल साइंस। पर वो इतनी सिंपल थी नहीं। तो जो मेडिकल स्टोर पे गए तो मेडिकल स्टोर वालों ने ज्ञान दिया कि भैया ये मेडिसिन जो है ये ट्रेड पुश का आइटम नहीं है, ट्रेड पुश के आइटम अलग है। ये तो या तो ओटीसी में कंज्यूमर आके मांगे आपका, या कोई डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन दे।
ऐसे नहीं बिका करते। तो फिर धीरे 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 आप समझने लगते हैं। और एक दो लाइनें याद आ रही हैं, मैं सुना दूं प्लीज सर आपको प्लीज। कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। वाह वाह। तो जो आप नैक लेके आए हो, करेक्ट तो करेक्ट। रोक नहीं पाएगा कोई। केश किंग कब आया सर? 2008 में? हाँ जी, 2008 में ना? 2008 में हमारा शिफ्ट हुआ हिमाचल में। हम्म। 2009 में केश किंग जो है, तो बट नहीं, अभी केश हाँ, किंग बिहाइंड द माइंड तो 2005 में आ गया था। 2005 में, हाँ करेक्ट वो करेक्ट, तो यू शेयर्ड दिस। जब ट्रेड ने कहा कि ट्रेड पुश का कोई हाँ। एक्सपीरियंस का कोई, तो समझ में आने लगा हाँ। कि क्या क्या प्रोडक्ट है, हम्म। क्या क्या गैप है। सो बट 2003 से 2009 तक अभी दिविसा तो बाद में बनी ना, उस पे भी आते हैं सर, अभी दिविसा पे भी आएंगे। वो नाम बहुत यूनिक है, अरे उसमें भाई, पूरी फैमिली है आपकी उसमें, है ना? ये भी बहुत कम लोगों को पता है उसमें कि पूरी फैमिली दिविसा में है। बट वील कम टू दैट। बट दिविसा तो बाद में था ना, दिस इज हाँ लाइक जी, हाँ जी, ये, लेटर लेटर हाँ दिस इज लाइक ये, एसपीएस बायोटेक। हाँ एसपीएस बायोटेक, ये तो दिस जो डॉक्टर ऑर्थो है, एसपीएस जो की भी बाकी, कहानी है। हाँ उस पे आएंगे सर अभी। बट मैं 2003 से 2008 समझना चाह रहा हूँ सर, उसमें मतलब वर यू डूइंग सम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट वर यू गेटिंग रेडी फॉर द बिगर थिंग? वो टाइम क्या था सर, थोड़ा सा ब्रीफ करोगे? वो 3-4 साल 5 साल, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लॉन्च पैड अब तैयार हो रहा है टू गेट इन टू द बिगर स्पेस। तो 2008 में जब हम लोग शिफ्ट हुए, तो एसबीएस के नाम की भी कहानी एक छोटी सी है जो मेरे माइंड में है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ और हमारा कज़न और मेरा साला, एक मेरा जीजा, तो हमने स्टार्ट किया संजीव भवनीश संदीप, ओके। एसबीएस। तो प्यार से हम साला बहनोई साला ग्रुप बोलते थे उससे। तो कहते हैं बड़े नाजुक होते हैं रिश्ते, जब आप रिश्तों में कोई पार्टनरशिप करें। और ये तो सबसे नाजुक वाले रिश्ते सबसे हैं। नाजुक, एक साला एक जीजा यार। कमाल है सर, कमाल है। अगर आप वहाँ सक्सेस कर जाते हो तो कुछ भी कर सकते हो फिर तो, है ना? तो एसबीएस बायोटेक 2008 में बनी। एसबीएस बायोटेक 2008 में बनी और 2008 में हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए। और 2008 में हम थोड़ा बहुत पहले तो सिर्फ अंबाला में ही थे, फिर अंबाला के आसपास के शहर नारायणगढ़, सिढोरा, लालड़ू, दप्पर, काकड़ू, तो ये चंडीगढ़ के आसपास का ही इलाका है आपका। तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो तब केश किंग आता है और तब तक मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सेट हो चुका है। नहीं बट केश किंग के पहले क्या है सर? केश किंग के पहले जब आप डिस्ट्रीब्यूशन सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कर रहे हैं, तो उसमें आप कौन सी दवाई हैं और उसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? तो मैंने सबसे पहले तो बनाया रॉयल कैप्सूल। रॉयल कैप्सूल। रॉयल कैप्सूल तो जो था आपका जनरल डेबिलिटी के लिए था। आप समझ लीजिए आयुर्वेदिक रिवाइटल था, कि आयुर्वेदिक रिवाइटल समझ लीजिए कि जो ऐसी औषधि जो आपको रिजुवनेट करे, जो रिफ्रेश रखे। और वहाँ से एंट्री शुरू की। बाजार ने समझाया ट्रेड पुश का आइटम नहीं है, तो स्वास्थ्यवर्धक की तरह कैप्सूल आया करता था। ओके। स्वास्थ्यवर्धक खूब बिका करता था। ये 2005-6 वाला है कि ये 2005 वाली बात है। 5-6 रॉयल कैप्सूल हुआ। हाँ जी। ये हुआ, ठीक है। तो रॉयल कैप्सूल के नाम से आपने अब समझ में आया कि कंज्यूमर को निकालना है तो कंज्यूमर को एडुकेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा इश्तिहार तो बनाने आते थे हमें, इश्तिहार दुकानों पे भी लगाने आ गए। फिर थोड़ा सा कभी किसी को बोर्ड आपने लगवा दिया, कहीं इश्तिहार लगवा दिया, कहीं पे आपने छोटी अखबार में अपना विज्ञापन दे दिया, केबल चला करते थे, केबल टीवी पे थोड़ा विज्ञापन दे दिया। तो लोगों आपने सूचना देनी आरंभ की। करेक्ट। तो एक्सेप्टेंस होने लगी, रिजल्ट आने लगे, धीरे धीरे बनने लगा। बट इस प्रोडक्ट का माउथ हेड नहीं था। वहाँ से पहला प्रोडक्ट, फिर एक हमारा प्रोडक्ट आया जैसे मधु कवच। ये 2007, ये इसी दरमियान धीरे धीरे 6-8-10 महीने के इंटरवल पे। और मधु कवच से आपने शुरू किया। फिर डेज कैप्सूल करके एक प्रोडक्ट आया, रामबानवटी करके टेबलेट आती है आपकी। तो इस तरह धीरे 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 आप हल्का हल्का कह रहे कि हल्के हल्के पंख आपको लगने लगे हैं अभी। तो ये प्रोडक्ट जो है, फिर एक प्रोडक्ट आता है राजसी। राजसी जो है, राजसी आपका प्योर जनरल डेबिलिटी के लिए है और उसका क्लेम ही यही है कि आपको रिजुवनेट करेगा और वो गैप में है। और राजसी इज समथिंग विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉयल स्टार एंड रामबानवटी। तो आपका निचोड़ है वो। तो आपने एक ऐसी प्रपोजिशन में काम किया और उसमें क्या किया, आपने एडवर्टाइजिंग का मीडियम बनाया, न्यूज़पेपर को, अखबार को,
और अखबार में आपने एक शहर में हमने एक स्टेट में एक एसएस बनाया और एसएस के नीचे हर शहर के आदमी का टेलीफोन नंबर छाप दिया। टेलीफोन नंबर, ओके। अब मजे की बात सुनिए कि पानीपत वाले आदमी का नंबर छपा है, रोहतक में कोई विज्ञापन नहीं गया, सिरसा में कोई विज्ञापन नहीं गया, फतेहगढ़ में कोई विज्ञापन नहीं गया, लोग ट्रॉलियों में वहां से आने सिर्फ दवाई लेने के लिए। वाओ। अब यहाँ पर आपने एकदम से एक नई प्रपोजिशन खोल दी आपने, और कुछ प्रोडक्ट जो है आपका पहले से आप भी रिफाइन हो गए, आपका संवाद अच्छा हो गया, आपका प्रोडक्ट अच्छा हो गया, आपकी पैकेजिंग अच्छी हो गई है, आप बाजार को समझने लगे हो, आप कंज्यूमर पुल को समझने लगे हो, आप ट्रेड पुश को समझने लगे हो। बट जो नेशनली रिकॉग्नाइज किया गया वो किया गया केश किंग से। तो इसकी आइडिएशन वगैरह यू वर फिगरिंग आउट, जो आपको लग रहा था कि वो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय पूरा एक्सपीरियंस, जो आपने घिस घिस के यस, और बाजार में जाके Yes. लोगों से सुन के, यस, इसमें आपका वो वाला तजर्बा भी काम आ रहा है कि जब आपने किसी को इश्तिहार पकड़ाया था मेले में, इसमें आपको वो वाला तजर्बा भी काम आ रहा है जब आपने कोई इश्तिहार लगाया था दीवार पे, इसमें आपका वो भी तजर्बा काम आ रहा है जब आपने लोगों से संवाद किया, बात की, आपने डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए देखा, मिलते हुए देखा, बात करते हुए देखा, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हुए देखा, समझ में आने लगा कि उसका एम्फेसाइज क्या है, चाहिए क्या उसे, लोगों को समझ में आने लगा, आपको समझ में आने लगा कि ये 100 लोगों ने एक प्रॉब्लम बताई और 100 लोगों ने किस तरह से बताई, उनकी इंडिकेशंस क्या थी, वो ज्यादा किस चीज से डिस्टर्ब थे, करेक्ट करेक्ट, ओके, वो उसका सोल्यूशन कैसा चाहते हैं, वो कंज्यूम कर पाएंगे, ओरल मेडिसिन लेने में उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उन्हें सिर्फ एप्लीकेशन करना है, किस प्राइस ब्रैकेट तक वो जा सकते हैं, मेडिसिन लेने का कन्वीनियंस क्या है उनका, मेडिसिन को लेकर परसेप्शन क्या है उनकी, कौन सा उनका मिथ है जो सच नहीं है। तो जैसे जनरल आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में कहा था, गर्मियों च ना लो जी बड़ी गर्म होती है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो आपने उन चीजों को आपने अपनी दवाई में तो आपने एड्रेस कर लिया, कबाब चीनी या ऐसी चीजें डाल के कि ठंडक आपने एड्रेस कर लिया, परसेप्शन में कैसे एड्रेस करोगे जो हजारों साल से चीज चली आ रही है। तो ये चीजें आपको समझ में आने लगी। बड़ा वाजिब आपने ये बात सवाल किया सर। द थिंग दैट अभी तक तो हम पहुंचे हैं ना कि यहाँ पे संजीव जी को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, तो अब केश किंग पे आते हैं सर। केश किंग 2009-10 में आता है। हाँ जी। इसके पीछे एक स्टोरी है केश किंग की, मैं वो आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, थोड़े सस्पेंस रखेंगे। बट केश किंग आता है सर 2009 में। आपने काफ़ी बार बात की है वो जो उस टाइम पे 2008-9 फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। मतलब अभी मैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी थोड़ा एक्नॉलेज करते हैं ना कि 2008-9 तो रिसेशन चल रहा था, राइट। आप अपनी एसपीएस बायोटेक को बिल्ड कर रहे हैं एंड केश किंग आप लॉन्च करते हैं इन अ मार्केट which is surrounded by whales, by sharks. Yes. Correct? Yes. Can I say that? Whales, of course, yes. sharks, right? Big companies, right? Which are like what, 10 times, 20 times, 50 times, I don't know. Thousand times, right? Bigger. And you dent the market. You launch and you dent it. क्या था एक्सपीरियंस सर 3-4-5 साल? क्या what was it like? You identified that problem. सारे लोग एडवर्टाइजमेंट्स निकाल रहे हैं कि जी आप डैंड्रफ नहीं होगा, आपके शाइनी हो बाल, और आप एकदम देसी तरीक बात करते हो जी केश किंग है, आपके ये वाली आपकी प्रॉब्लम है, एंड पीपल कनेक्ट टू दैट। व्हाट वाज इट? तो जो मंत्राज है ना, जो जिंदगी में ज़रूरी है, जहाँ मुझे लगता है आपकी ऑडियंस रिलेट करे और समझे जी। रेड ओशियन में जंप लगा के आपको बड़ा मुश्किलात आने वाली है। अपनी अपॉर्चुनिटी को, अब कितने ही बड़े अमिताभ बच्चन हो, मैं उपमा इसलिए दे रहा हूँ कि हमने अमिताभ बच्चन साहब की फिल्में देखी हैं और मैंने देखा उनको हजारों लोगों को पछाड़ते हुए। जी, करेक्ट। तो मैं कहने का आशय ये है, कहने का भाव ये है कि अब जिंदगी में आप कितने ही बड़े आप चैलेंजेस को आपने चाहे फेस किया हो, पर मुझे लगता है कि वीरता वहीं दिखानी चाहिए जहां उसकी ज़रूरत है। सरल और सहज भाव से जो मिले वो ज़्यादा खूबसूरत है, और अगर आपके पास वो मौका है तो उस मौके को लिया जाना चाहिए,
मौका ही नहीं तो कोई बात नहीं, बट अपना मौका तो ढूंढो। तो केश किंग को लेके जो आपने बात की और हेयर हेल्थ को लेके जो आपने बात की, देखिए पहली बात तो ये है कि आपने कहा शार्क्स, वो रेड ओशियन है। आप हेयर ऑयल बना के आप उन्हीं के अंदर गुम हो जाओगे। कैटेगरी वही है, आप कैटेगरी का कागज लोगे तो हो ये तो 10,000 करोड़ का कैटेगरी है भाई। इसमें तो अगर अपन 2%, अब क्या देखते हैं आज के अंतर में 10,000 करोड़ का कैटेगरी, 2% भी लेगे तो मतलब कि मिरेकल कर दिया हमने। ऐसे नहीं होता, आपको वहां पर दिखेंगे ही नहीं। आप जहां 50 फुट के लोग हैं वहां पर 5 इंच का आदमी कैसे दिखेगा? तो मुझे लगता है कि बेहतर ये है कि वहां चले जाओ जहां लोगों का कद छोटा है। और लोग 5 फुट के हैं, आप 6 फुट के हैं तो दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए कैटेगरी इज देयर वाज 2 गैप्स। पहला ये कि आपका हेयर हेल्थ जो है वो इतना क्राउडेड स्पेस नहीं है। सो हेयर हेल्थ इज द गैप। आप हेयर हेल्थ को एड्रेस कर सकते हैं बशर्ते कि आपके पास उसका एक सोल्यूशन हो, क्योंकि अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो आप अपना अगला प्रोडक्ट भी फ्लॉप कर रहे हैं जो भी आया भी नहीं, क्योंकि लोगों का भरोसा ही नहीं रहेगा। देखिए ट्रेड पुश कर तो देगा, बट ट्रेड ने किसे पुश किया? एक आदमी मेडिकल स्टोर पे गया, मनोहर सिंह मेडिकल स्टोर पे गया, मनोहर सिंह को केमिस्ट ने कहा कि भाई ये ले लो, ये बड़ा अच्छा है। और 10 दिन बाद आके मनोहर सिंह बोलता है कि क्या बकवास चीज दे दी मुझे, तो उसका भी गुडविल गया। करेक्ट। उस कंपनी का प्रोडक्ट कभी किसी को दोबारा भूल के भी नहीं पुश करेगा। करेक्ट। चाहे वो सिर्फ बचत पे, ऐसा नहीं कि मुझे इसमें 10 रुपए बचते हैं, वो 10 रुपए के लिए अपनी दोस्त से चीटिंग नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहला काम, आप अपना प्रोडक्ट बेहतर करें, इंश्योर हो जाए कि मेरा प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। जब तक आपका प्रोडक्ट आपका 100% आप सेटिस्फाइड नहीं है उसके रिजल्ट से, तब तक बाजार में आओ मत। जब आप अपने प्रोडक्ट से कामयाब हो, लगा लो 2 महीने, 4 महीने, 6 साल लगा लो यार, बट जब आप अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ ये लैंड कर रहा है, तब आप उस प्रोडक्ट को लेके आओ। अब दूसरी बात है कि प्रोडक्ट आ गया, घुसे कैसे? घुसने के लिए चाहिए आपको ऐसी जगह जहाँ गैप हो। जैसे मैंने कहा हेयर हेल्थ में आना है। अब हेयर हेल्थ इज अगेन बिग कैटेगरी यार, उसमें शैम्पू है, हिना है, ऑयल है, कैप्सूल है, टेबलेट है, सिरप है, कितनी चीज़ें। हीरो ब्रांड, गैप, कैटेगरी, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से केश किंग, और नाम जो है, ये नहीं कि आपका नाम ऐसा नाम लेके आओ कि जो आदमी आपका नाम याद करने में उसको कोर्स करना पड़े। नाम ऐसा जो अटक जाए, याद हो जाए, जो सेल्फ एक्सप्लेनरी हो, जो बता दे मैं कौन हूँ, जो केमिस्ट का, मेडिकल स्टोर का, जनरल स्टोर का शेल्फ पर पड़ा हुआ बता दे कि अच्छा ये वो प्रोडक्ट है मैं जानता हूँ, ये दे दे। तो तब ई कॉमर्स नहीं थे ना, आप घर बैठ के मंगा नहीं सकते थे, तो बाहर जाना पड़ता था, लेना पड़ता था, खरीदना पड़ता था। जो दिखता है वो बिकता है, दिखाना भी जरूरी है। इसके पीछे कोई इंस्पिरेशन थी सर केश किंग के पीछे? बिकॉज आपने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है, आपकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल रही है। कोई भी बिजनेस, बेशक अगर हम आज सोलर की बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं कि आज एक गैप है, राइट, वेदर इट इज़ क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल तो फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट। सो हमने वो नीश क्रिएट की, राइट, कि वहाँ हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो केश किंग के सिर्फ उसके पीछे जो प्रॉब्लम, बिकॉज आपने हर एक ब्रांड जो बिल्ड किया है उसमें प्रॉब्लम सॉल्व आप कर रहे हैं, तो उसकी कोई इंस्पिरेशन थी सर? किसी के नोन में किसी के ये कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा था ये वाली बिफोर यू लॉन्च केश किंग? जिंदगी में आपको 10-12 स्टैंड्स जब आपके आए तो आपको लगता है बड़ा हेयर फॉल मेरे हो रहा है, तो आप उसके लिए अपनी डाइट में आज इम्प्रूव करना चाहते हैं, खाने में इम्प्रूव करना चाहते हैं, शैम्पू बदलना चाहते हैं, हेयर ऑयल बेहतर लगाना चाहते हैं, तो आपके पास सुविधा क्या है? कौन सा आदमी डॉक्टर के पास जाता था, या अभी भी मुझे लगता है कि इतना तो अभी भी हम लोग अवेयर नहीं हुए, उस ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं थे कि आप डॉक्टर के पास जाएं ये लेके कि हाँ जी मेरा हेयर फॉल हो रहा है। डॉक्टर मीन्स फॉर द बिगर थिंग्स, मतलब कि कोई ऐसी गंभीर समस्या लेके लोग डॉक्टर के पास जाते थे, बाकी चीज़ें तो घर में ही इन चीज़ों का हल होता है। करेक्ट। घर में बना लिए जाते हैं नुस्खे, और पंजाब केसरी में छपता था क्या बनाना है और लोग बना लेते थे। करेक्ट। तो बेसिकली, और आसान नहीं है बनाना, क्योंकि आदमी को हमेशा संदेह रहता है कि मैंने ठीक भी बनाया कि नहीं, सेल्फ डाउट। तो जैसे मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, मेरे को खुद को भी एक बार लगा कि मेरे हेयर फॉल हो रहा है, तो मैंने अम्बाला में था, मेडिकल स्टोर से पूछा कि हेयर फॉल के लिए कोई, तो उसने मुझे बोला कि हाँ जी ये एक प्रोडक्ट है, आप
इसको ले जाओ। तो मुझे लगा कि इन्होंने ये क्यों दिया, क्योंकि दिस एक वाज योर आदमी, प्रॉब्लम, हाँ दिस इज माई खुद की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। हाँ। तो मुझे लगा कि इन्होंने यही क्यों दिया, हम्म, और महाभृंगराज तेल ही क्यों दिया। हम्म, अच्छा। सवाल आया कि इन्होंने यही क्यों दिया, हम्म, क्या इसमें इनको बेनिफिट ज़्यादा है, हम्म, क्या इसका रिजल्ट है, हम्म, क्या इन्होंने खुद अप्लाई किया है? तो इस तरह से कई सवाल आए। राइट। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ एडुकेट नहीं है कस्टमर, लोगों के पास एक नाम नहीं है। मेरी तो छोटा सा एफर्ट है कि लोगों को एक नाम देना है, ऐसा नाम जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो लैंड करता हो, जो अवेलेबल हो। तो कहानी समझ में आ गई कि एक हीरो ब्रांड की कमी है, तो वहां से एक नाम आया, एक प्रोडक्ट बना रिजल्ट ओरिएंटेड, और वो तो मतलब क्या समझ लिए, रेज आते ही, मतलब कि जिस हिसाब से सोचा था वो तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ थी सर? मैन्युफैक्चरिंग कलाम, कलाम में। हाँ, कलाम में। हाँ, वहाँ तो मतलब स्टार्ट किया तुमने 50,000 बोतल पर मंथ के हिसाब से, और 1 लाख बोतल रोज बनाने लग गए हम। वाओ। और एंड यू वर लुकिंग आफ्टर द ब्रांड पार्ट, कि यू वर मोर ऑफ एन ऑपरेशंस गाय, कि फैक्ट्री का कौन देख रहा था उस टाइम पे? मतलब आप हाँ, फैक्ट्री का तो अविनाश, भवनीश और ओके, संदीप जी ओके, देखते वो थे। सारा देख रहे थे। हाँ जी। करेक्ट, तो मैं बेसिकली एक तो मीडिया बाइंग में था, करेक्ट। परचेज को हम लोग जो मेजर इंग्रेडिएंट्स थे उनका परचेज में मैं इंडल्ज रहता था, और जो हमारे टेक्निकल्स थे उन लोगों के साथ मैं इंडल्ज रहता था कि पूरी विधि का पालना हो रहा है कि नहीं हो रहा। और उसके अलावा कंज्यूमर फीडबैक पे मैं बड़ा सटीक सामने रहता था, कंज्यूमर फीडबैक क्या है। कॉल सेंटर के डाटा को मैं रैंडम सुना करता था, डिस्ट्रीब्यूटर से मैं हमेशा बात किया करता था, कंपटीशन को मैं वॉच करता था। क्योंकि अगर इस बाजार में ना दो चीज़ें, पहली बात, जब आप कोई सक्सेसफुल मॉडल लेके आते हैं तो वो आपने एक चीज़ पे ला के शुरुआत की तो आपने एक नया बाजार खोल दिया, और 10 और आ जाएंगे, 10 और आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोग आपके के नाम से आ जाएंगे। कोई कैश किंग प्लस, कैश किंग प्रीमियम, कैश किंग फोर्ड, पता नहीं क्या क्या लोग आगे। अच्छा, तो हमारा तो इतना एनर्जी उसमें कंज्यूम हो गया। आई डिडंट नो दिस। हाँ, उसमें इतना मतलब एनर्जी कंज्यूम हो ब्रांड गया। वो हो गया, इन्फ्रिंजमेंट हाँ, टाइप हो गया ना? इन्फ्रिंजमेंट हो गया आपका। हाँ, 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 पासिंग ऑफ उस नाम से। केस और इन्फ्रिंजमेंट के केसेस स्टार्ट किए वाओ, हमने। दिस आई हैड नो क्लू। और एक चीज मैं सिमर, हाँ, दो चीजें बताता हूँ चलिए आपको। पहली बात तो ये कि आपके नाम से लोग आने लग गए, तो अब आपको समझ में आया कि भैया मुझे वकालत भी करनी है। मुझे थोड़ा बहुत क्योंकि जब तक एंटरप्रेन्योर खुद इंडल्ज नहीं होता इनिशियल लेवल पे, तो आप फैसला नहीं ले पाएंगे। आज मैं किसी से भी काम ले सकता हूँ, आज मेरी बिजनेस में किसी भी डोमेन में मुझसे बात कराइए, मैं सलाह दे सकता हूँ। पर पहले दिन तो आप ब्लाइंडली किसी की बात को मानोगे तो आप मार खाओगे, तो समझना पड़ेगा आपको। तो जब हमें ये लगा कि भैया ये तो कैश किंग की जैसे मिलती जुलती बोतल और मिलती जुलती चीज़ें आने लग गई हैं, तो पहुँचे फिर हम कोर्ट की शरण में, और वहाँ से फिर एलसी अपॉइंट हुए, रेड्स हुई, और एक बात समझ में आ गई कि मेरे पास ताकत क्या है। मेरे पास ताकत है कि मैं सूचना देना जानता हूँ। तो जब रेड की तो उस रेड की इतनी न्यूज़ छपवाई अखबार में कि अगर 10 लोग थे तो 8 लोग तो डर के ही भाग गए, कि आपने हवा बना दिया कि भैया अगर हमारी नकल करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, जेल जाओगे, बख्शे नहीं जाओगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो बनाने से ज़्यादा फिलहाल रोकने में, क्योंकि बात ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट, आपका कंज्यूमर कैश किंग के भरोसे अगर वो प्रोडक्ट ले गया और उसको फ़ायदा ना हुआ, तो आपका प्रोडक्ट का जो फेम है वो ख़राब हो रहा है, आपका इमेज, रेपुटेशन ख़राब हो रहा है। तो इसलिए उन लोगों को रेड किया गया, और उस रेड को खूब चर्चा करवाई गई अपने सोर्सेज से, राइट, अपने गुड कनेक्ट से। मेरे साथ एक वाक़या हुआ, एक सज्जन जो इसी इंडस्ट्री में काम करते थे, कई सालों से काम करते थे, बड़ा नाम था उनका, है। तो उन्होंने जब देखा कि कैश किंग इतना बड़ा चल रहा है और एक साधारण सा बच्चा, साधारण सा लड़का, और उसने बनाया है फार्मूला, तो मुझे समझ आ गया कि ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाना है। और शायद रिजल्ट्स पे उन्होंने इतनी ज़्यादा उन्होंने ध्यान लगाया नहीं, ये मैं पूरे दावे से नहीं कह सकता, पर उन्होंने बाकी चीज़ों पे तो इतना बेहतर ध्यान लगाया कि उन्होंने प्रोडक्ट का नाम कैश किंग से बिल्कुल मिलता जुलता रखा, उन्होंने पैकेजिंग बिल्कुल मिलती जुलती रखी, उन्होंने हमारे जो कम्युनिकेशंस थे वो तो पूरा घर में बैठ के कॉपी कर लिए
जो कि अगर मेरा एडवर्टाइजमेंट्स कैंपेन है अगर किसे आते हैं, प्राथमिकता देंगे या बालों के स्वास्थ्य को या फैशन को, वही कॉपी कर लिया। जो एडवर्टाइजमेंट्स में दूसरा जो मेरा हाँ, कैंपेन था, तीसरा जो मेरा कैंपेन था, ऐसा हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास सूचना देने के लिए है मान लीजिए 5 रुपए और उनके पास है 500 रुपए, तो मैं छोटा हो गया। मैं सूचना देने के रिसोर्सेज में छोटा हो गया और मुझे लगा कि यार ये तो मेरे को इस तरह से मार्केट में भी उनका नाम भी है और उनके संपर्क भी हैं, तो ये शायद मेरे कंज्यूमर्स को भी कंफ्यूज करेंगे, बाजार को भी मुझे लगता है कि शायद ये दबा लेंगे और मेरी जो स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी है, ये डिस्टर्ब होगी। और अब मैं सो नहीं सकता। तो मैंने कभी मेहनत की नहीं, पर तब मैं दिन रात जागा और उस टाइम पे मैंने उन रिसोर्सेज से अपने प्रोडक्ट को इतना बचाया। तो उन्होंने जो 2011 हाँ 11-12 हाँ, मतलब कि मुझे पता चला कि उन्होंने, हमारे ऑफिस में 1-2 लोग हैं जो उन्हें सूचनाएं देते हैं, तो हमने उन लोगों को जाहिर भी नहीं होने दिया कि हमें मालूमात हो गया कि हमारे ऑफिस की कुछ सूचनाएं हैं जो वहाँ जा रही हैं। बस हमने क्या किया, अपनी सूचनाएं बदल दी और जो सूचनाएं हम भेजना चाहते हैं वो हमने चर्चा करनी शुरू कर दी। तो वो पहली बात, उन्हें दिशा भ्रम हो गया। जो हम नहीं करने वाले तो वो हम बोलते कि हम करने वाले हैं, तो वो एक अपने उधर उनको वो किया। और दूसरा जो उनका पॉलिसी था कि मैं इस प्रोडक्ट की स्पेस में आऊँ, तो हमने एक कंपटीटर अपना और लॉन्च कर दिया। राइट तो कई तरह की चीज़ें, बट जितना उस दौर में हमने तरक्की की उतना हमने कभी नहीं की। सर 300 करोड़ के बाद जूही चावला जी आते हैं कि उससे पहले आते हैं मतलब? जूही चावला जी 190 करोड़ पे आती हैं। तो ये 300 करोड़ की जर्नी 2014 तक होती है, सर 2015 तक पहुंचते हैं? यस 2015 380 करोड़ 2015 14 300 15 फाइनेंशियल में 380 380 करोड़ 370 या 380। तो जूही चावला जी एकदम, मतलब आपने अभी तक 20 साल 25 साल काम किया है, तो एकदम आपको अंदाजा आता है कि ब्रांड एम्बेसडर लेके आते हैं, राइट? एंड ऑलरेडी ये स्पेस में है, तो हाउ डिड यू? शायद मैं जूही चावला जी को ना लेके आता, ओके, पर जूही चावला को लाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो कंपटीशन आपके पीछे भाग रहा है, तो अब आपको फेस अपलिफ्ट, अगर मान लीजिए कल वो एक बड़ा सेलिब्रिटी एंडोर्स करता है तो आप एकदम से छोटे हो जाते हो। क्या हिंदुस्तान में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा है। यस रिजल्ट वाली बात से भी पहले आप इमेज से, परसेप्शन से बड़े हो जाते हो। तो इसलिए हमने पहले उन्हें कनेक्ट किया और उन्हें पहले चुना गया, क्योंकि उनका जो इमेज था नीट क्लीन, और हमारी प्रोडक्ट की आइडियोलॉजी से मैच करता था और कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं। तो उन्हें अप्रोच किया गया, उन्हें प्रोडक्ट दिए गए, उन्होंने अप्लाई किए, अच्छे लगे उनको, उन्होंने टेस्टिमनी दिया कैमरा पे कि मैंने यूज किए। दैट वाज नॉट अ कैंपेन। 2012 में पॉइंट इतनी खूबसूरत बात है सिमर कि आप जैसे हम बात कर रहे हैं, जूही जी मुझे बोलते हैं कि संजीव जी जो आप प्रोडक्ट छोड़ के गए थे, उन्होंने वो वाकई बहुत अच्छे हैं और बड़ा बेनिफिट हुआ उन्हें। तो मैंने कहा कि मैडम आप ये चीज़ फिर ऑफ द कैमरा क्यों बोल रही हैं? ऑन द कैमरा बोलिए। ऑन द कैमरा बोलिए। तो उन्होंने कहा कि एड शूट तो कर तो रहे हैं हम। मैं कहा मैडम एड शूट तो कर रहे हैं, बट ये इतनी अच्छी बात है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलनी चाहिए। अब जब आपको खुद बेनिफिट हुआ है तो काइंडली आप लोगों तक ये चीज़ और बेहतर तरीके से क्यों ना जाए। तो उन्होंने ये 1.5 मिनट का एक उन्होंने अपनी बात कही और हमने अपना एडवर्टाइजमेंट कम चलाया, उनकी बात को ज़्यादा चलाया। और ये कब अपॉइंट हुए थे सर जूही जी? जूही को 2013 में अपॉइंट किया था। 13-14 में। और जो सस्पेंस वाली मैं बात बताने जा रहा हूँ ना सर, वो ये थे कि हमारे ना सर घर पे जैसे सिख हैं, सरदार फैमिलीज में, जब हम तो बाल धोते हैं संडे को, ठीक है, तो हमारे ना पंजाबी हाउस होल्ड में मॉम डैड ना संडे को बोलते थे केशी स्नान कर लो, पंजाबी में केशी स्नान। अब केशी स्नान सर, मैं मतलब बाहर कहीं बोलना तो नहीं बोलते थे बाल धो रहे हैं कुछ है। तो मुझे अभी तक याद है जो पहली बार मैंने केश किंग की ऐड देखी थी ना, कहाँ थी, हमारे कॉलेज में वो होता ना, जिस कई बार जो लैब्स चल रही होती हैं, लैब में तो अखबार कई बार लगा देते हैं कुछ है, उस पे हाफ पेज मैंने केश किंग की ऐड देखी थी बॉटल करके पहली बार। और क्यों मैंने केश वर्ड आया था, बिकॉज सर जैसे घर पे तो बोलते थे केशी स्नान, बट मैं बाहर नहीं बोलता था कि केशी को किसको समझ आएगा, तो मैं लोगों को बोलता था कि जो केश का मतलब ये होता है, जैसे हमारे सिखिज्म में भी जैसे 5 के की बात करते हैं ना, कि भी कड़ा किरपान की उसकी हम बात करते हैं, तो केश भी इंपॉर्टेंट है। तो वो वहाँ से मैंने बहुत कनेक्ट किया था। मैं क्या अच्छा, ये पहली बार जो केश किंग वर्ड था, तो मैंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लैब में जो अखबार था ना उसका कटा हुआ था, तो पहली बार वहाँ देखा, तो वो वहाँ से मेरे को फर्स्ट टाइम पता लगा, अच्छा यार केश किंग कुछ है। देखिए कितनी एक जन्म में
आप इतने लोगों को टच करते हैं, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, बड़ा फॉर्चुनेट हूँ। सिमर जैसे आप ही की तरह कहीं और काफ़ी छोटे हैं मुझसे, मैं बच्चा ही बोलूँगा, कि जैसे और बच्चे मिलते हैं हमें, तो वो भी जैसे बात करते हैं, किसी ने केस स्टडी की, किसी ने स्कूल में प्रोजेक्ट लिया, तो केश किंग तो एक अ, ऐसा रेज हो गया कि लोगों ने कनेक्ट किया हर हिंदुस्तानी के घर में, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो मुंह से बोलता है, तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा प्राउड होता है, और लगता है कि जस्टिस किया है, लगता है कि न्याय किया है। सर 2015 में इमामी आता है। 2015 से पहले एक हाँ वाक्य मैं हाँ, बीच में, प्लीज़ 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 एक वाक्य और बोलूं, प्लीज़ क्योंकि प्लीज़। आपने थोड़ा एक जो ऐसी अपने केश की बात की ना, जी जी। हमारा ब्रांड है डॉक्टर ऑर्थो। यस। डॉक्टर ऑर्थो पे आपने आना ही है, मुझे हाँ जी, मालूम है, हाँ बट जी, तब हाँ तक मैं बात जी, कई बार क्या था आपके दिमाग जी, से उतर जाती है। जी। तो डॉक्टर ऑर्थो, मैं कई बार अपनी खुशनसीबी मानता हूँ कि कितने लोग जो अपने दर्द से परेशान हैं, जब वो डॉक्टर ऑर्थो मसाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ। वाओ! और एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट हमें मिला। वैसे तो चिट्ठियाँ आती हैं, कई कॉल सेंटर में रिव्यूज़ आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज़ आते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो लोगों को बेनिफिट कर रहा है, और अगेन हील कर रहा है। बड़े-बड़े ऑर्थोपेडिशियन आज डॉक्टर ऑर्थो के बारे में उन्हें सलाह देते हैं। बट हमारे लिए सबसे बड़ा खूबसूरत, जिसे मैं बोलूँ कि मेरे अचीवमेंट, जो उसमें मुझे मन को छुआ, हाँ, हाँ, हमें हाँ। जानकारी में आया कि वहाँ डॉक्टर ऑर्थो की बाज़ार से खरीद के मालिश की जाती है, जो मत्था टेकने आते हैं। वाओ! तो मेरे प्रोडक्ट के लिए इससे अच्छा क्या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है कि गुरु के द्वारे पे आपके प्रोडक्ट की मालिश की जा रही है। तो हमें तो लगा कि ये तो हमारे लिए एक नया अध्याय खुल गया, हुँ, कि ऐसी जगहों पे हम क्यों ना अपने प्रोडक्ट को पहुँचाएँ। हुँ, हमने अगले दिन ही कोशिश की, वहाँ पहुँचाया, वहाँ अपना ग्रैटिट्यूड दिया, और अगला मन में यही है कि ऐसे हर जगह पे और ऐसी हर जगह पे हम अपना प्रोडक्ट वहाँ पहुँचाएँ जहाँ लोगों को फ़ायदा हो पाए, जहाँ आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ। तो ये आपकी अचीवमेंट है, ये आप लेके जाते हैं। सर कभी सोचा था सर ये ब्रांड आपने इतनी मतलब इस इमोशन से बनाया, तो जब इमामी आता है और भी बहुत मतलब जो मैंने पढ़ा है, जो हमारी कंटेंट टीम ने रिसर्च किया है, बहुत लोग रेस में थे। तो 2 चीज़ें, 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाई इमामी फर्स्टली, एंड दूसरा कभी आपने सोचा था सर कि बेचेंगे, और जो वैल्यूएशन दी उन्होंने, जो पैसा दिया, उस पे बाद में आते हैं, बिकॉज आई नो फॉर यू दैट मनी इज, फॉर यू इम्पैक्ट इज मच बिगर देन मनी, बट वाई मामी सर, और वाई व्हेन दैट हैपेंड डिड यू एवर थॉट कि इन द जर्नी कि इसको बेचेंगे? सिमर, ये ना थोड़ा-सा गहरा सवाल है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। जी। एक प्रोडक्ट जो ब्रांड बना, आपने उस जर्नी को जिया, एब्सोल्युटली। और प्रोडक्ट ब्रांड बना आपके ब्रेन में, करेक्ट। तो वो आपका ब्रेन बेबी है, करेक्ट। बच्चा है आपका। करेक्ट। तो और दूसरी बात, आप जज़्बाती आदमी, हम्म, एक व्यापारी आदमी भी नहीं है, आप जज़्बाती आदमी हैं, आप भावुक है। इमोशनल हैं, आप यस। मोहब्बत कर बैठते हैं। यस। तो वहाँ से आपके पास अब इंटरेस्ट आ रहा है मल्टीपल जगह से, कि आप इक्विटी बेचिए, या आप कैपिटल लीजिए, या प्रोडक्ट लिक्विडाइज कर दीजिए, ब्रांड लिक्विडाइज कर दीजिए, राइट्स दे दीजिए, पता ही कुछ नहीं आपको। अब धीरे धीरे लोग मिलते हैं आपको, और वो आपको एडुकेट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, सुनना सीखें। अब मैं एकदम हेड स्ट्रोंग होकर बोलूँ कि नहीं, मेरे को करना ही नहीं है डिसीजन, कैसे बात कर सकते हैं आप? तो वो भी एक फैसला हो सकता था। बट पहली बात है कि आप सुने, और कोई भी फैसला तब मत लें जब आप बहुत खुश हों, कोई भी फैसला तब मत लें जब आप बहुत इमोशनल हो, भावुक हों। फैसला तब लें जब आप न्यूट्रल हो, और फैसला तब लें जब आप आंख बंद करने का समय हो आपके पास, और आप खुद से बात करें, अपने अंदर गहरे जाएं। तो जब ये हमारे पास इंटरेस्ट आने लगा, तो धीरे 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 बिहाइंड द माइंड चलने लगा कि एज ए प्रमोटर मुझे क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो मैंने काम क्यों शुरू किया, काम शुरू किया कि मैं अपनी लाइफ को सिक्योर करूं, मैंने कर लिया। दूसरी बात, अब मैंने लाइफस्टाइल क्रिएट किया है, उस लाइफस्टाइल को सिक्योर कैसे करूंगा, इसके बाद कर पाऊंगा, लाइफस्टाइल सिक्योर हो जाएगा मेरा। दूसरी बात, जो मेरी अर्निंग्स हैं, तो इसको लिक्विडाइज करने के बाद क्या मेरी वो अर्निंग कॉम्प्रोमाइज होगी एक बार आने से? नहीं, वो मेरी रैकरिंग इनकम भी बनती है। अगर आप उसको सर्टेन जगह से इन्वेस्ट करना जान जाए, तो आपकी रैकरिंग इनकम भी क्रिएट होती है। ठीक है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात,
कि वो ब्रेन बेबी जिसे आपने जिया है, क्या आप उसके बिना रह सकते हैं? तो दिमाग में ये आया कि बेबी के लिए क्या बेहतर है? क्या तुम में जितनी योग्यता है, तुमने उतना तो लगा लिया। आज रखिए फिर 1500 लोगों की टीम, 2000 लोगों की टीम, और छोटी-छोटी बीट पे पहुँचाइए इसे, और पहुँचाइए इसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, अमेरिका में। तो फिर तो ऑर्गेनाइज़्ड होना पड़ेगा, और बड़ी नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बड़े नए चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। तो क्या करना चाहते हो? नए चैलेंजेस लेना चाहते हो, या जो आता है उसे रिपीट करना चाहते हो? तो समझ में आया कि जो आता है वो करना आसान है, और जो ये बन गया है वो उस बेबी के लिए बेहतर है कि उसे फ्लाई करने दो, बड़ा होने दो, और लोगों तक पहुंचने दो, ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। जिस दूसरा, जो पर्पस था चलाने का। ऑफ कोर्स जो पर्पस था। तो दूसरा आपने पूछा कि वाई इमामी। वाई इमामी इसलिए कि पहली बात, मैंने ये कहा था कि मैं कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं रखूंगा। मैं अब इसमें इक्विटी रख के इसी को नहीं चलाऊंगा, क्योंकि फिर मैं इससे न्याय नहीं करूंगा, जस्टिस नहीं होगा। 100% यूल सेल इट मुझे ऑफ। 100% एग्जिट चाहिए। और दूसरी बात, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? अब इमामी इसलिए क्योंकि उनका आयुर्वेदा बैकग्राउंड है, प्रोडक्ट के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अग्रवाल साहब ने बोरोप्लस से शुरू किया है। अरे जो चीज़ आपने आज की, उन्होंने सालों पहले की। आप तो उनके अंश मात्र भी नहीं हो जो उन्होंने किया। तो आप एक काम कीजिए, आज बड़ी नई जनरेशन में हर्ष से मिला, व्हाट ए मैन ही इज, बंसारी साहब से मिला, आदित्य से मिला। तो मैं दोस्ती नहीं कहूँगा, बट सिनर्जी कहूँगा कि सिनर्जी मैच हुई, आइडियोलॉजी मैच हुई, फिलॉसफी मैच हुई, और नेगोशिएशन शुरू हुई। समझ में आने लगा कि एक अच्छी भावना से लिया जा रहा है और अच्छी भावना से दिया जा रहा है। प्रोडक्ट लिक्विडाइज हुआ, और फिर आपके अनुभव शुरू होते हैं। मैं ये खास तौर पे मेंशन करना चाहता हूँ कि एक प्रोडक्ट दिया पर एक परिवार मिला। इतने खूबसूरत, इतनी घनिष्ठता, ऐसी दोस्ती, और चढ़ती कला। वाओ। दिस इज एग्जिट से 2016 हुआ टू 16-17? एग्जिट मेरा 2 जून 2015 को हुआ। 15 को। Okay. मैं सर एक बार में थोड़ा ना वो क्या कहते हैं, लालच सा हो रहा है मेरे को सर एक कुछ बार भी पूछो। पूछने के लिए। तो मतलब जब वो 1600 करोड़ जो पब्लिक मीडिया में आया, व्हाट वाज दैट नंबर फॉर यू सर? तो ये इतना कमाल की बात की सिमर, ये सिर्फ आप जैसा आदमी सोच सकता है, क्योंकि नंबर से अटैच होने, अब आपने इतना बड़ा वैल्यूएशन आपने गेन किया है, और आप देखिए जो भी कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। आपके पास एक मोटिव है, आप नंबर में बिलीव नहीं करते। आप फॉर्चुनेट हैं कि आपको अच्छा आपको किताबें पढ़ने को मिली, तो इसलिए आपके पास ये सवाल है कि उस नंबर का क्या महत्व है। लोगों के पास ये सवाल ही नहीं है। तो नंबर का महत्व नहीं है, नंबर का महत्व से बड़ा महत्व ये है कि क्या आपने उस आइडियोलॉजी से, उस यात्रा से न्याय किया। जब आपने पॉइंट 2 स्टार्ट किया, तो क्या आपने पिछली यात्रा से न्याय किया? तो पहली बात ये कि मुझे लगा कि मैंने अपने आप को, जो बाजार के नियम है उसके हिसाब से मैंने अपने आप को सिक्योर किया। दूसरी बात ये कि मैंने कभी ना मेरी लाइफस्टाइल तो बड़ी सिंपल साधारण, पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसी है। अब वो आपकी भाभी जो है वो ज़बरदस्ती करके कुछ हमें चीज़ें हमें ला के देती नहीं तो बात अलग है, नहीं तो मैं तो बड़ा साधारण में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो लाइफस्टाइल पहले भी वही थी, लाइफस्टाइल आज भी वही है। और बस सिर्फ एक है, कर्मा है, कि ईश्वर जब आपके हिस्से में एक कर्म देता है, उन्होंने कर्म दिया तो आप उस कर्म से न्याय कीजिए, और सही वक्त आने पे आप उससे कैसे जस्टिस करते हैं वो आपके विवेक और आपके अनुभव तय करेंगे। अभी तो मैं अपना पूरा जस्टिस कर रहा हूँ, और मैं खुश हूँ कि जितनी मुझे समझ थी, जितना मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, अगर मैं ये अपनी कहानी दोबारा लिखूं तो भी शायद इससे बेहतर नहीं लिख सकता। जब वो सर अमाउंट आपके अकाउंट में आया, छोटा अमाउंट तो है नहीं। हाँ जी। 16 रुपये, 160 रुपये तो है नहीं। जब वो आया आपके अकाउंट में, जब वो देखा नंबर, क्या किया उस टाइम पे, क्या किया सर आपने?
मेरे को पहला अल्फाज मन में जो आया वो ये था कि मैं, ईश्वर ने बड़ी जिम्मेवारी दी है, अब मेरा अगला जो काम है वो इससे जस्टिस करना है। अरदास की कि जो अगली जिम्मेवारी है मैं इससे न्याय कर पाऊँ, और ये जो नई संपदा मेरे जीवन में आई है वो मेरे जीवन में सुख लाए और सुखदायी हो। तो ये एक ऐसी, देखिए हर चीज ना कई पहलू साथ लेके आती है। तो आदमी कई तरह की भावनाओं से गुजरता है। दिवीसी का जन्म अब होने वाला है सर कि हो गया है? हाँ, डिविसा का जन्म होने वाला है, क्योंकि अब 2017। एसबीएस को एक्वायर करने के लिए यस, अब एसबीएस जो है, एसबीएस अपना काम कर चुकी है, इमामी ने एक्वायर कर ली सर पूरी तरह। हेयर केयर बिजनेस एक्वायर कर लिया। करेक्ट। तो अब अब दिवीसा का दूसरा जन्म ये है कब कि होता है अब अगेन शिमला जाइए, परोंठे खाइए। सर? जो सेम 2003 में हुआ है, सेम परांठे खाए सर जाके। हाँ जी, ठीक। शिमला जाए और फिर सोचा व्हाट नेक्स्ट। तो कई तरह के ख्याल आता है कि जिंदगी में अब आगे क्या करना है। तो वक्त लगा समझने में। अमिताभ साहब का एक आर्टिकल पढ़ा था, उन्होंने मृत्युदाता फिल्म के बाद, नहीं मृत्युदाता नहीं, उनकी आखिरी फिल्म थी खुदा गवाह। तो खुदा गवाह के बाद उन्होंने कहा कि हाँ बहुत एक्टिंग हो गई, मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। तो फिल्में उन्होंने छोड़ दी, जबकि फिल्में उनकी नेक थी, अभिनय उनका नेक था, उन्होंने उसे छोड़ दिया और वो भी किचन में परोंठे बनाने लग गए। लिटरली वो किचन में काम करते थे। मैं पढ़ता था इंटरव्यू कि वो किचन में काम करने को बड़ा एंजॉय करते हैं, बच्चों को नहलाने में बड़ा मजा करते हैं। तो मुझे लगा कि बड़ा प्रभावित होता था मैं। बट उन्होंने इस सारी यात्रा के बाद लिखा कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था कि मैंने अभिनय छोड़ा। तो उन्होंने मृत्युदाता से वापसी की। वो आज भी युवा है। तो कहीं भीतर एक नया संदेश आता है कि अगर स्वस्थ रहना है, युवा रहना है, खुश रहना है, तो जो आपके अंदर एक्स फैक्टर है, जो आपके अंदर नेक है, जो ईश्वर ने आपको दे के भेजा है, आप उसी पे काम कीजिए और उसको एक देना चाहते नया मोटिव दे दीजिए, ध्येय बदल दीजिए, काम वही कीजिए। तो वहां से फिर डॉक्टर ऑर्थो, पेट सफा, रूप मंत्रा, सच्ची सहेली, आई मंत्रा, इचकू, एक्यूमास, कई तरह के ब्रांड्स। और दिवीसा कंपनी बनती है सर? हाँ, डिविसा इसलिए बनती है क्योंकि एसबीएस बायोटेक में मैं पार्टनरशिप में था। ओके। आज आप इतने बड़े हो गए हैं कि अब पार्टनर में आके आप डायरेक्ट लायबल हैं। राइट। तो अब आपको, और आप काम में इंडल्ज भी नहीं है। आज मैं किसी तरह के काम में इंडल्ज नहीं हूँ, मेरा काम तो दिशा निर्देश है। राइट। तो वो जो टीम जिन्होंने ये ब्रांड बनाया, उन्हीं लोगों को हमने पोजीशंस दी और उन्होंने काम किया। तो अब कंपनी जो हमने नई बनाई उसका नाम था डिविसा। ये कब बनी सर? 2017? ये 8-17 में बन गई है। सर बताओ तो सही लोगों को सर दिवीसा का क्या मतलब है, मुझे पता है कि मैं बहुत सोचा, मैं ना नाम को लेके बड़ा सोचता हूँ कि नाम आपकी पहली पहचान है जी। नाम को लेके मैं बहुत सोचता जी। हूँ। डिविसा नाम को लेने में इससे पहले से सोच रहा था, हालांकि शायद 3 या 4 साल की जर्नी के बाद मैंने 3 साल, मैं थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़ी अच्छी आदत है या आपको इसे एडॉप्ट करना चाहिए, तो बड़ी मुझे लगता है कि एक ना टाइमिंग का भी वैल्यू है। कुछ फैसले तो बिल्कुल ले लेने चाहिए, बट अगर उसका प्रेशर ना हो तो वक्त लेना चाहिए। तो मेरे पास प्रेशर नहीं था तो मैंने वक्त लिया। तो मैंने कई तरह के नाम सोचे, पर मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था कि कल आप अपने डोमेन से बाहर जाके किसी और मल्टीपल बिजनेस में भी अगर जाना चाहें तो डिविसा कैपिटल्स भी हो सकता है, डिविसा वेंचर्स भी हो सकता है, डिविसा पावर भी हो सकता है, डिविसा रियल एस्टेट भी हो सकता है, डिविसा प्रॉपर्टीज भी हो सकता है। एक ऐसा नाम जो कई तरह के बिजनेस, क्योंकि अब आप अपनी जनरेशन्स को एक नया नाम देके जा रहे हो जो नए बिजनेस क्रिएट करे। हालांकि उसमें काम तो भी आपके डायरेक्टर्स कर रहे हैं आप, बट मलकियत और इक्विटी में तो आप हैं उसकी, तो स्ट्रिंग्स तो आप ही के हैं। तो वहाँ पर जब नाम मैंने कई तरह के सोचे तो डिविसा नाम मुझे ऐसा लगा जो यूनिक था और उस नाम का एक मतलब था, मेरे दिल के अजीज था, क्योंकि दिविता, मेरी बेटी का नाम है दिविता, मेरे बेटे का नाम है दिवम, तो DIVI वहाँ से लिया। मेरी वाइफ का नाम है सारा और मुझे संजीव बोला जाता है, तो ऐसे हमने वहाँ से लिया।
तो ये डिविसा भी नाम बहुत लोगों को शायद हाँ, पता नहीं होगा ना हाँ दिविसा की जी, कैसे क्या कभी फॉर्मुलेशन। सवाल ही नहीं हुआ ये। तो सर अभी आप करंट रोल में 2023 में जो अभी ये ब्रांड्स की हम बात करते हैं, डॉक्टर ऑर्थो, रूप मंत्रा भी पीछे गुलशन ग्रोवर जी के साथ आप थे, चंडीगढ़ में हम मिले थे, हाँ जी। तो उसमें आपने बैडमैन लॉन्च किया। तो अभी सर आपका क्या रोल है? ये जो ब्रांड्स हैं, ये सारे जो ब्रांड्स, डिविसा इज होल्डिंग दीज ब्रांड्स, आप कितना इन्वॉल्व है इन चीज़ों में? मतलब अभी आपका करंट रोल क्या है सर? आई एम ओनिंग द ट्रेडमार्क्स। ओके, ट्रेडमार्क्स, ओके। ट्रेडमार्क्स मेरे पास हैं, ओके। और डिविसा जो है वो आप समझ लीजिए आपके प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर तो होता है थर्ड पार्टी पे। अब जो ऑपरेशंस हैं वो डिविसा हैंडल करती है, चाहे वो एडमिन हो, उसमें सी एक्सोज हैं मतलब जो एवरीथिंग। चला रहे हैं, ओके। ऑपरेशन ओके। सीओज हैं। हम्म, सो ऑपरेशंस जो है वो डिविसा हैंडल करती है, और नीचे ट्रेडिंग फर्म एक और है राइट। जो ट्रेड करती है। राइट। तो मैं तो सिर्फ लुत्फ ले रहा हूँ। बट आप अभी आ ही जा रहे हो नए नए ब्रांड से, रूप मंत्रा हुआ, डॉक्टर पेट सफ़ा हुआ, डॉक्टर ऑर्थो हुआ, अभी बैडमैन है। मतलब यू आर सेइंग कि मेरे को अभी मतलब जो आपकी कोर स्ट्रेंथ है बिल्डिंग न्यू ब्रांड्स, बिल्डिंग न्यू नेम्स, और केश किंग का ये बिल्कुल सेम केस स्टडी है। जो नाम आपने केश किंग का यूज़ किया, वहाँ से सक्सेस लिया, सेम पेट सफ़ा पेट भी वही सफा, है, डॉक्टर ऑर्थो भी वही है, रूप डॉक्टर मंत्रा भी ऑर्थो, वही है, और बैडमैन जो केश किंग, पेट सफा। हाँ। पेट सफा मीन्स कितना शानदार नाम, सेल्फ एक्सप्लेनरी, पैकिंग वैसा। डॉक्टर ऑर्थो सेल्फ एक्सप्लेनरी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक पोजीशन में हो, तो आयुर्वेदा के नज़दीक है। सच्ची सहेली, बैडमैन गुलशन साहब मेरे दोस्त हैं अच्छे, तो वैसे पार्टी में मिले तो हमारी बातें हुई, करेक्ट, करेक्ट। दोस्ती में शुरू हो गया बिजनेस। तो हर चीज़ की एक वजह है। मैंने कोशिश की है सर इस आपको जो जर्नी जो संजीव जी को जानने के लिए कि कोर पे सर आपके बिजनेस के बारे में लोगों ने बात की है, बट आज मेरे को ये खुशी है सर कि इतने लोग आज, एक आदमी और एक बच्चा जो आज बैंगलोर हैदराबाद में काम कर रहा है, अपनी मम्मी को फ़ोन ज़रूर करेगा सर अरे इसके वाह बाद। वाह। आपके अपने पिताजी को फ़ोन ज़रूर करेगा। और आपने बोली ना सर, जो वो घर जाएगा ना अपने, जहाँ भी लखनऊ से है, अम्बाला से है, या बड़ौदा से है, या सिलीगुड़ी से है, जब वो घर जाएगा अपनी मम्मी को चंपी ज़रूर देगा सर उनके अरे बालों में। वाह। आपने तो जो द जर्नी, जो आपने ये अपनी सीरीज शुरू की है, पहले तो बधाई देता हूँ आपको। और दूसरी बात यह कि कितनी चीज़ें हैं जो रीलिव हुई हैं, जिसको मैंने दोबारा आपने ज़िंदा किया है, दोबारा आपने याद दिलाया है। और मेरा एक थोड़ा सा आपके साथ, आपने कितना पावर पॉइंट छेड़ा कि पेरेंट्स का, बट आपने बीच में एक चीज़ सिमर छोटी सी मिस की, वो ये कि एक वाइफ का क्या रोल रहता है हस्बैंड की लाइफ में। क्योंकि वो सिर्फ अपनी मदर को तो फ़ोन करे ही करे, फादर को फ़ोन करे ही तो करे, बट अपनी वाइफ को वो इज़्ज़त दे, वो रिस्पेक्ट दे, वो जगह दे, और वाइफ भी अपने हस्बैंड को वो बिलीफ दे। मैं उसके बारे में 2-3 तजर्बे अपने साझे करना चाहता हूँ। तो पहली बात तो ये कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा जीवन साथी आए जो आपकी सिनर्जी का हो, ये किस्मत से मिलता है। दूसरी बात, अगर ऐसा ना हो तो भी मुझे लगता है, अगर आपने मोहब्बत नहीं की और इस शर्त पे मोहब्बत से थोड़ा पीछे हट गए कि मेरी ज़िंदगी में वो सिनर्जी नहीं आई, तो इसका मतलब फिर भी आपने मोहब्बत नहीं की। क्योंकि मोहब्बत जो है वो बेशर्त होती है। अगर मोहब्बत में कोई भी शर्त आ गई तो फिर वो मोहब्बत नहीं, वो प्रेम नहीं। वो प्रेम बड़ी खूबसूरत चीज़ है। तो मैं क्योंकि सारा जी के बारे में बता रहा था, तो सारा का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। और मैं उसको इस तरह से कहना चाहता हूँ कि अर्जुन अगर जीतता है, अर्जुन तभी जीतता है अगर कृष्ण सारथी होते हैं। अर्जुन अर्जुन ना होता अगर कृष्ण सारथी ना होते। सारा तो मेरी सारथी है, मेरी सहरथी है। वो जब मेरे साथ होती हैं तो मुझे लगता है कि हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ जीती जा सकती है, और मेरी ना रंगत ही बदल जाती है। मेरा कैसा बिलीफ है उन पे। ऐसा नहीं कि हमारे डिसएग्रीमेंट नहीं होते, ऐसा नहीं कि हमें लाइक हैं, हम दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। मेरा सोचने समझने का और ज़िंदगी को लेने का नज़रिया ही अलग है, उनका सोचने समझने का, ज़िंदगी को लेने का नज़रिया ही अलग अलग है। पर एक चीज़ साझी है हम दोनों में, कि हम दोनों बेहतर से गुडनेस के नज़दीक हैं, अच्छाई के नज़दीक हैं, और हैप्पीनेस स्प्रेड करने के नज़दीक हैं। दूसरी बात, उन्हें सम्मान देना। और मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा कि परिवार समाज की पहली कड़ी है, सबसे पहले परिवार में सफल हो, फिर समाज में सफल हो, तब आप एक सफल इंसान हैं, नहीं तो आप सफल ही नहीं है।
फाइनेंशियल ग्रोथ इज वन वर्टिकल ऑफ योर सक्सेस। जिंदगी में जो सक्सेस है वो 10 डायमेंशन है। अगर आप हर क्षेत्र में सफल नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं है। वाह सर, मैं ना मतलब आई एम सो ड्राउंड इन दीज, ये जो आप बातें बोल रहे हैं, आई थिंक बहुत चीज़ें मैं रिलेट कर पा रहा हूँ सर। मैं उस जर्नी से भी निकल रहा हूँ, एंड मुझे लगता है सर कि अभी ये जर्नी स्टार्ट ही हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ना ये वाइब्रेशन आपसे आ रही है अभी कि तो चंद लफ्जों में समेटा है खुद को। जी, अभी तो अभी तो चंद लफ्जों में समेटा है खुद को। अभी तो मेरी किताब में मेरा सफर बाकी है। वाह। 2047 इंडिया की 100 साल हैं आज़ादी को, तो आप क्या देखते हैं सर? इज दिस द गोल्डन टाइम फॉर इंडिया? एब्सोल्युटली। देखिए, हम एक अपनी गोल्डन इरा में हैं और देश हमारा बदल रहा है। उसके कई कारण हैं, कई रीज़न हैं। इतिहास में कई ऐसे अच्छे फैसले हुए कि हमारा जो देश है, देखिए पाकिस्तान भी उसी समय फ्रीडम लिया और हिंदुस्तान भी उसी समय फ्रीडम लिया। आज पाकिस्तान कहाँ है? या इसी टेन्योर में जो बाकी देश स्वतंत्र हुए, उन देशों में और हमारे देशों में आज कितना एफआईआर है? आज हमारे देश में इतना फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आ रहा है? यहीं से तुलना, देखिए जो चीज़ की डिमांड है वो इसलिए है क्योंकि उस चीज़ में गुण है, उसमें एक महत्ता है। आज मैं स्टॉक मार्केट में बड़ा अच्छा इन्वेस्ट करता हूँ। स्टॉक्स में आप देखिए, आज एफआई सबसे ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहता है। जीएसटी का डाटा देखिए, रिकॉर्ड कलेक्शन आई है हमारे पास। इंडिया में अब रोड कंडीशंस देखिए बेहतर हो रही है। इंडिया में एक इंफोटेक टेक्नोलॉजी अभी आई है। इंडिया में हमारा देश तेजी से बड़ा हो रहा है, हमारे देश का रेपुटेशन बड़ा हो रहा है। आज हिंदुस्तान में रहने वाला शख्स, उसमें एंटरप्रेन्योर का बड़ा योगदान है, उसमें लीडरशिप का बड़ा योगदान है, उसमें कमिटमेंट का बड़ा योगदान है, उसमें विजन का बड़ा योगदान है, उसमें स्टेबिलिटी का बड़ा योगदान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का सौभाग्य होगा कि हमारे देश में जो भी सरकार हो, आने वाले 25-50 सालों तक एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, एक मेजोरिटी की गवर्नमेंट हो, ऐसी सरकार जो फैसले ले पाए। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमें कुछ नहीं करना, करेक्ट, जो कर रहे हैं वही बस यही करना है, कोई नया एडवेंचर नहीं करना। जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, इसी रफ्तार पे रहे तो भी, ये हम नहीं कहते, दुनिया कह रही है। और सूरज कितना भी चमक ले, समंदर को नहीं सुखा सकता। तो मुझे लगता है कि आज हमारा इमेज है, वो कहीं भी जाएं, अगर आज मोदी साहब अगर आज उनके दोनों को अगर आप फॉलो करते हो जी, तो आप देखिए, जहाँ कभी रिसीव नहीं करने आया जाता था इंडियन डिप्लोमेट्स को, और आज वहाँ पर किस तरह से उन्हें वेलकम किया जा रहा है। तो ये ऐसा तो नहीं कि कोई नया परफ्यूम लगा के जाते हैं। आज हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं, हम उन्हें एक ग्रोथ स्टोरी दे रहे हैं, हम उन्हें एक नया बाजार दे रहे हैं। तो आने वाला जो भारत है वो स्वर्णिम भारत है, वो सोने की चिड़िया, जो पहले जिस तरह से भारत को कहा जाता था वही भारत है। सर 18 साल का लड़का या 18 साल की लड़की को क्या कहना चाहेंगे सर इस टाइम पे? 18 साल के लड़के और लड़की को सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जियो। वन लाइफ बड़ी छोटी है, जितनी मस्ती करनी है करो, किसी का नुकसान मत करो, खुद से न्याय करो, खुद को खुश रखो। और अगर 18 साल के लड़के लड़कियों में सबसे कॉमन बात है कि दिल बड़ी जल्दी टूटता है। तो अगर आपका दिल टूटा है तो कोई बात नहीं, एक रफ पैच है, आता है चला जाता है, इतना भावुक होने की ज़रूरत नहीं। मुझे तो वो बड़ा ब्रेकअप सॉन्ग बड़ा अच्छा लगता है। एंजॉय करो और इज्जत दो। अगर ज़िंदगी में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो ईश्वर ने आपको दी है, वो आपका स्वास्थ्य है। किसी भी कीमत पर उसे खरीदा नहीं जा सकता। जब तक है उसका महत्व जानो और उसका महत्व करो। सर आज के एपिसोड में बिफोर आपके मैं एक आपसे पोइट्री लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स लूँगा मैं। मेरे लिए खुद बहुत इंटेंस रहा है।
मैं भी थोड़ा सा आपकी तरह इमोशनल हो गया था बीच में. थैंक यू फॉर बीइंग सो वनरेबल विद मी सर. दिस साइड मैंने शुरुआत में बोली थी, ये साइड आपने शायद नहीं लोगों को दिखाई सर, बट थैंक यू फॉर शेयर दीज थिंग्स. एंड मैं लास्टली सर एंड कर रहे हैं सर, तो थैंक यू सिमर. मैं पोइट्री से एंड करेंगे हाँ नहीं, सर. पोइट्री सेंड करेंगे, बट उससे पहले मैं आपके जो आपने कहा उसके ऊपर मैं भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ. सिमर, थैंक यू इज ए स्मॉल वर्ड. मतलब आपने मुझे पहले वहाँ ले गए कि वो एक ऐसा संजीव जो मेले में खड़ा है, फिर आप मुझे वहाँ ले गए जो स्कूल में शरारत करता है, फिर आप मुझे वहाँ ले गए जो मेरे पापा की टैची पकड़ के चलता है, फिर आप मुझे वहाँ ले गए जो टूटा है, फिर आप वहाँ ले गए जो टूटे बिखरे को किसी ने जोड़ा आके, फिर आप मुझे वहाँ ले गए जहाँ उसमें ख्वाब देखने की ताकत आती है, फिर आप उसे वहाँ ले गए जहाँ उसे ख्वाब को हकीकत में बदलने की ताकत आती है. तो ये जर्नी, तो मैंने कहीं सिर्फ नाम रख देने से चीज़ें नहीं हो जाती. आपने अगर द जर्नी रखा है तो मुझे लगता है कि आपने इसको पूरा चरितार्थ किया है और पूरा जस्टिस किया है इस नाम के साथ. थैंक यू बहुत सर. ही खूबसूरत. सर आपकी लास्ट पोइट्री से क्लोज करेंगे सर. किस तरह की पोएट्री? कोई भी सर, एनीथिंग, कोई भी सर. रिलेशनशिप्स पे सर, मैं क्योंकि मैंने शुरुआत में भी बोली थी सर कि कोई भी इंसान सर, कोई भी बच्चा आज सुन रहा है, बिजनेस प्रोफेशन एक चीज़ है. आपने बात बोली, बैलेंस की बात की आपने, प्रोफेशन पर्सनल रिलेशनशिप्स की आपने बहुत बात की है. इसमें हम भूल जाते हैं सर, अभी भाग दौड़ में लगे हुए हैं, भूल जाते हैं. तो उस पे सर कोई रिलेशनशिप्स पे, कोई फैमिली पे, एनीथिंग वी वांट टू शेयर सर. बच्चों की ओर से पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहता हूँ और फिर इसका अंत करते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कह सकते हैं कि 1000 खामियां हैं मुझ में, मुझे मालूम है. 1000 खामियां हैं मुझ में, मुझे मालूम है, बस तुम ही हो नादां जो मुझे अनमोल कहते हो. Wow. थैंक यू. Thank you so much, sir. Thank you for doing this. And I will always be grateful to you for taking out time. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you very much.